तो अब आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और माइक्रोफोन सौंपते हैं डॉक्टर पुष्कर बालाजी, जो प्रभारी हैं आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर की और बीडीएसएल कॉलेज महिला कॉलेज की उप प्राचार्य हैं। मॉडरेट करेंगी, आगे का संचालन वो करेंगी। आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना की तरफ से आज आने वाले सभी अतिथियों, डॉक्टर ए के मर्चेंट साहब, एडवोकेट मलिंग गोम्बू साहब और आचार्य प्रेम भाटिया जी, सभी का स्वागत करते हैं। और आज के सह आयोजक हैं दीप चंद्र माथुर जी, जो आरजेएस ऑब्जर्वर भी हैं। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, आगे का संचालन करने के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मन्ना जी को सादर प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मॉडरेट करने के लिए आपने आमंत्रित किया है। जैसा कि अपना आज का विषय है विश्व मानव एकता दिवस। कहते हैं सभी धर्मों से परम धर्म होता है मानव सेवा। मानव सेवा का बड़ा सभी के जीवन में महत्व होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व भर में आयोजित विश्व भर में शांति, भाईचारा, प्यार और एकता का संदेश देने के लिए घोषित 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के अवसर पर आज का हमारा वेबिनार एकता का संदेश दे रहा है। कहते हैं एकजुटता दुनिया में असमानता और सामाजिक अन्याय को कम करने के लिए जरूरी है। एकजुटता लोगों को सतत विकास की ओर ले जाती है। एक कहावत भी है, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी का कोई जात नहीं होता, जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आमंत्रित करती हूँ अपने आरजेएस ऑब्जर्वर दीप चंद्र माथुर जी को, जो आरजेएस फैमिली के ऑब्जर्वर भी हैं और आज के अतिथियों को स्वागत करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, जो आरजेएस फैमिली के लंबे समय से ऑब्जर्वर भी हैं और इनके मार्गदर्शन में ही यह परिवार फल फूल रहा है और देश के 25 राज्यों में यह परिवार पहुंच रहा है। भारत एक परिवार विश्व एक घर का संदेश इन्होंने ही दिया है और ये आरजेएस परिवार के भेंटकर्ता भी है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ स्वागत संबोधन के लिए दीप चंद्र माथुर जी को। आज की इस वेबिनार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे बीच इस विषय के बहुत बड़े बड़े विद्वान और अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके बड़े बड़े जानकार हमारे बीच हैं। मैं आरजेएस की तरफ से सबका अपने हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हमें आशा है कि आज आप सभी के अनुभव से, आपके ज्ञान से हम सब लोग बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को प्रस्ताव पारित कर मानव एकता को एकजुटता के मौलिक और सार्वजनिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी थी। यह 21वीं सदी के लोगों के बीच में संबंधों को दर्शाता है और इस संबंध में प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। इस दिन अपने लोगों के बीच शांति, भाईचारा, प्यार, सौहार्द और एकता का संदेश प्रसारित करते हैं और आरजेएस इसी कड़ी में आज ये वेबिनार आयोजित कर रहा है।
और जो हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों के बीच में शांति, भाईचारा, प्यार, सौहार्द और एकता कायम हो, इसके उद्देश्य से ही विश्व मानव कल्याण एकता दिवस की पूर्व संध्या पर आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएसके की आजादी की अमृत गाथा का 35वां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज विश्व मानव एकता दिवस पर हम आरजेएस फैमिली की थीम राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर पर गहराई से आमंत्रित वक्ताओं के विचारों को सुनकर इसे मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, एक घर को इस साल 23 मार्च को आरजेएस की सकारात्मक बैठक में लोकार्पण किया गया था। हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री उदय कुमार मन्ना जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपने जीवन में इन मूल्यों को धारण करने की भरसक चेष्टा करी है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच बहुत विचारक, विद्वान उपस्थित हैं और हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर को। सर आपका वो इस मोबाइल लैपटॉप जो है वो थोड़ा सा ये हो गया है, हिल गया है। हाँ, अब ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। आई एम सॉरी जी। आज विश्व मानव एकता दिवस पर हम जो हमारा परिवार है आरजेएस फैमिली, आज हम इस थीम पर राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर पर गहराई से हम आमंत्रित विद्वानों के विचारों को सुनकर इसे मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर को इस साल 23 मार्च को आरजेएस की सकारात्मक बैठक में लोकार्पण किया गया था। और हमारे राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपने जीवन में इन मूल्यों को धारण करने की भरसक चेष्टा की है और हमारा प्रयास है कि हम इन मूल्यों को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाएं। और आज का कार्यक्रम इसी कड़ी में आयोजित किया गया है। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम हमारा गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो जिंदा शहीद श्री MS बिट्टा जी की प्रेरणा से लगातार 2017 से आयोजित किया जाता रहा है। आरजेएस फैमिली के लोग भाई बहन के संबोधन में वंदे मातरम और जय हिंद, जय भारत को अपना चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत अनूठा प्रयास है और इससे हमको राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलती है और हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने नेताओं को वंदे मातरम कर कहते हैं और अपने देश भारत का के प्रति गर्व महसूस करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अनूठा प्रयास है और हम सभी से अपील करते हैं कि इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। जब भी हम किसी को संबोधित करें तो वंदे मातरम कहें और जब हम अपना संबोधन समाप्त करें तो हम जय हिंद, जय भारत कहें। तो अच्छा, इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि 152 फिजिकल बैठकों और 150 फेसबुक लाइव शो के माध्यम से सकारात्मक भारत आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने की हमने कोशिश की है और इसमें हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। ये जानकर आप सभी को गर्व होगा कि राम जानकी संस्थान आरजेएस और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र टीजेएपीएस केबीएस के द्वारा आयोजित आजादी की अमृत गाथा के श्रृंखलाबद्ध 75 कार्यक्रमों की कड़ी में आज 35वें सोपान को हम पार कर रहे हैं। यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे संयोजक श्री उदय कुमार मन्ना जी की लगन है, हिम्मत है
कि वो सप्ताह दर सप्ताह इस प्रकार की वेबिनारों को आयोजित करते हैं और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। हम देखते हैं कि कभी कोई वेबिनार आयोजित करता है, कोई विश्वविद्यालय में होती है या किसी और मंच से आयोजित होती है, तो उसके लिए बहुत बड़ी टीम लगती है जब वो इस तरह की वेबिनार आयोजित की जाती है। परंतु ये उदय कुमार मन्ना जी की समर्पण है, लगन है और मेहनत है और इससे ऊपर उनका लोगों से संबंध है कि जो लोग उनका इतना सम्मान करते हैं और वो हर सप्ताह ये वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। फेसबुक पे भी बोलते हैं, सारी बातें करते हैं। मतलब ये उनका बहुत, वो डूबे रहते हैं दिन रात, यही सोचते रहते हैं कि हम इन मूल्यों को किस प्रकार आगे बढ़ाएं। जो मन्ना जी कर रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा आयोजित आजादी की अमृत गाथा की श्रृंखलाबद्ध 35 कार्यक्रम हो चुके हैं और आज 35 कार्यक्रमों का करने का हमारा लक्ष्य है और आज हम 35वें कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हर रविवार आरजेएस वेबिनार को हम सभी 25 राज्यों से जुड़ी हुई आरजेएस फैमिली अक्षर पूरी कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंब का विचार हमारी बातों में ही नहीं, हमारे जीवन में भी शामिल है। आरजेएस के सभी मंचों पर हमने दर्शाया भी है। जय हिंद, जय भारत, सकारात्मक भारत, इन्हीं मूल्यों का मूल्यों को हम सदैव प्रतिपादित करते रहे हैं। आज के इस वेबिनार में मैं सभी आमंत्रित अतिथियों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने इतने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारे साथ आने का जो एक बार भी बेबी, हाँ, बहुत बहुत अच्छा, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज जितने भी स्कॉलर बोल रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में पहचान बना चुके हैं और वो बहुत ही बड़े स्कॉलर्स हैं और बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। तो सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर A.K. मर्चेंट। ही इज अ जनरल सेक्रेटरी, टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन, दिल्ली। He is our chief guest. I welcome Dr. A.K. Merchant on behalf of RJS family. Then we have Advocate Maling Gombo. He is a General Secretary, Indian Himalayan Council of Nalanda Buddhist Tradition, Delhi. He is a chief speaker and we shall be definitely getting great benefit from his participation. We seek his blessings in the form of address. Thank you very much. Then we have Dr. Acharya Prem Bhatia. He is the founder director Vishwa Bharati Yog Sansthan. He will deliver presidential address. Dr. Shri Prem Bhatia ji is a part of RJS family almost since very beginning, and he is a very good, very great performer, a practitioner of the yoga. And he holds classes in Delhi, and he's a great writer also, and his books are very well written, and he's a poet at heart, and his poetry is very good. I think he will share all these things with you. I once again welcome all of you, Dr. Merchant, Shri Gombu ji, and Prem Bhatia ji. Then I'm thankful to our coordinator also. She has been a great source of inspiration, and her moderation is very, very good. And thank you very much. And now the floor is open. I invite that the program should start. Once again, welcome and thanking you, all of you. Thank you very much. थैंक यू सर, आपने अपने स्वागत भाषण में बहुत सारी बातों की जानकारी दी हमारी आज के वेबिनार से जुड़े लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आरजेएस फैमिली से जुड़े सकारात्मक सूचना केंद्र पटेल नगर दिल्ली के प्रभारी सुरजीत सिंह कोहली देदेवार जी को, जो सकारात्मक भारत आंदोलन में
25 राज्यों से लोग जुड़े हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन 7वें वर्ष में आजादी की अमृत गाथा के श्रृंखलाबद्ध 75 कार्यक्रम कर रहा है। और इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे हमारी सुरजीत सिंह कोहली दीदेवार जी। सर, आप आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आरजेएस फैमिली लगभग 75 जो इन्होंने निर्णय लिया है, लगभग आधे पे आज हम पहुंच गए हैं। 35वां हम कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा ही सभी को मालूम है कि 20 दिसंबर को मानव विश्व एकता दिवस मनाया जाता है और आज हम उसकी पूर्व संध्या के अंदर उस पर बातचीत कर रहे हैं। हमने शब्द मानव कहा है। अगर हम मानव शब्द को ही पहचान लें, समझ लें, तो हमारा विश्व एकता उसी समय ही आरंभ हो जाती है या विश्व एकता बन जाती है। प्रकृति ने अनेक जीवों को जन्म देकर उसमें एक विशेष जीव को बनाया है जो अपने मन का विकास करता है और इसीलिए उसने स्वयं को मानव कहा है। और मानव अपने शरीर को अगर देखे तो शरीर के अंदर उसके अनेक अंग हैं। उसके चेहरे पर जो हैं आंख, नाक, कान, मुख, ये सभी आपस में एक दूसरे का सहयोग देते हैं। ये सहयोग देने से शरीर का प्रत्येक अंग अपना निर्वाह जो है पूरी ईमानदारी से 100% करता है। हाथ अपना कार्य करता है, पांव अपना कार्य करता है। अगर किसी कारण हाथ को कुछ चोट लग जाए तो पांव ये नहीं कहता कि हाथ काम नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूंगा, जबकि दूसरा हाथ भी या पांव भी या शरीर का दूसरा अंग, कोई भी अंग हो, वो उससे ज्यादा काम करता है जो उसकी क्षमता है, क्योंकि वो हाथ नहीं काम कर रहा या पांव नहीं काम कर रहा, उसका कार्य भी शरीर का दूसरा अंग करता है, उसमें सहयोग देता है, इसलिए शरीर अपना पूरी रूप से कार्य करता है। अगर इसी बात को हम समझ लें कि जिस प्रकार मेरी एक आंख कमजोर हो गई है या मेरी आंख में कुछ हो गया या मेरे कान को सुनाई नहीं दे रहा, तो मेरे शरीर का कोई दूसरा अंग अपने दूसरे सहयोग से मेरे कमजोरी को दूर करके मेरे अंग को अपना कार्य करता है और एक सभी मेरे शरीर का अंग आपस में सहयोग देके मेरे शरीर को स्वस्थ बनाता है और कार्यशील बनाता है। इसी एक उदाहरण को हम स्वयं को देते हुए हमारे सभी मानव जो है, हम अगर अपना अपना कार्य, अपना अपना दायित्व 100% निभाएं और कोई एक व्यक्ति विशेष या कोई एक राष्ट्र या कोई एक प्रांत या कोई एक परिवार उस कार्य में निपुण नहीं है किसी वजह से, या वो करना नहीं चाहता या वो दोषपूर्ण है, हम उसको दोष न देकर उसके कार्य को, अपने का क्षमता को बढ़ाकर उसको कार्य करें। ये मानव एकता दिवस का यही सही अर्थ होना चाहिए। और अगर ये हम सब समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से मानव एकता दिवस जो विश्व भर के अंदर है, हमने जो भारत एक परिवार की जगह आज अगर हम विश्व एक परिवार को लेके चलेंगे तो हम अपने शरीर को जैसे चलाते हैं और अपने जीवन को चलाएंगे, इसलिए विश्व को भी हम सभी अपना सहयोग देके चलाने में सक्षम हो सकते हैं। सिर्फ एक यही मानव जो है तो अपने शरीर के हिसाब से जैसे स्वस्थ रखता है, हर पूरा कार्य करता है, वैसे ही समाज का भी तो एक अंग है। हर व्यक्ति विशेष अपने आप को एक अंग समझ ले और मेरा शरीर का जो एक समाज का मैं अंग हूं, मैं अपना 100% समाज को समर्पण करता हूं और अपने कार्य का दायित्व ईमानदारी से निभाता हूं। दूसरा अगर नहीं निभा रहा उस पर मैं ध्यान नहीं देना, मगर दूसरा नहीं निभा रहा, अगर मेरे में क्षमता है उस कार्य करने की तो मैं अपने में निपुणता लाकर उस कार्य को बढ़ाऊं। तो मेरे हिसाब से दीदेवार जीवन ज्योति के हिसाब से जो पिछले 10 वर्षों से यही कार्य कर रहा है और आरजेएस के सहयोग से और हम सभी का एक परिवार बनता हुआ, हम जैसे अभी एक दूसरे को अपने अपने कार्य में क्षमता कार्यशील होकर इस सहयोग देकर इसको निर्माण करते हुए आज 35वां कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार अगर यही प्रेरणा स्रोत हम जगत को दे पाए और जगत इसको अपना पाए तो विश्व एकता दिवस का सही अर्थों में हम अपना सहयोग देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वंदे मातरम। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेवारी कुशलता से निर्वाह करे तो बिल्कुल मानव एकता दिवस हम लोग सफल रहेंगे करने में।
और इसकी आवश्यकता ही न पड़े मानव एकता दिवस मनाया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य वक्ता मेलिंग गोम्बू जी, जो पूर्वोत्तर भारत से जुड़े हैं और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के कार्यकारिणी सदस्य हैं। इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन IHCNBT दिल्ली के महासचिव हैं। तो गोम्बू साहब, आप सादर आमंत्रित हैं। मेरी आवाज मलिंग गोबू साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, आपका म्यूट है। मिस्टर गोबू। हेलो। हाँ, नाउ स्वागत है सर, स्वागत है। नमस्कार आप सभी को टाशी देले जुले वंदे मातरम। तो आज का ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने जो आयोजन किया है, और ये आजादी के अमृत महोत्सव जो हमारा देश भारत 75 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उसी आजादी का अमृत महोत्सव के उपलब्धि में आरजेएस और जो अन्य संस्थाएं हैं, उन्होंने देश भर में जो कार्यक्रम आयोजन किया है, इस देश की एकता और अखंडता को लेके, ये बहुत ही सराहनीय है और आप जो है इसके प्रशंसा के अभिपात्र है। हमारा देश भारत देश, इसकी जो प्राचीन इतिहास को हम देखें तो हम सभी बहुत गौरव महसूस करते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिसकी इतिहास सदियों पुराना है, और यह देश वो देश है जिन्होंने सारी दुनिया को ज्ञान दिया है और जगत गुरु के रूप में विश्व भर में हमारा देश का इतिहास रहा है। अखंड भारत, प्राचीन भारत और जो हमारा सनातन धर्म है, इसका जो ज्ञान और शिक्षा जो हुआ है, उन्होंने सारे दुनिया के वासियों को, सारे विश्व भर को अपने जो धर्म और ज्ञान से प्रभावित किया है। स्वामी विवेकानंद जैसे जो हमारे देश के 19वीं सदी के एक महान गुरु थे, उन्होंने कहा कि भारत देश वो देश था जिन्होंने सारी दुनिया में अपनी ज्ञान, एकता का संदेश, मानवता का संदेश दिया है। और आज जो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता के दिवस में जो कल 20 तारीख को है, और उसी के पूर्व दिन संध्या पर जो ये आज का जो कार्यक्रम आयोजन किया है, वो हमारे देश की एकता और अखंडता और हमारी प्राचीन संस्कृति का जो उद्देश्य दुनिया भर में है, उसी के रूप में आगे चलती हुई एक कड़ी है। हमारा भारत देश एक बहुत महान देश है। भारत देश जैसा अनेकता में एकता जैसा देश, भारत देश जैसा जिसकी अनेक प्रकार की संस्कृति है, कल्चर है, धर्म है, और अनेकता में एकता और विविधता, जो अनेकता में जो एकता है, वही हमारी देश की शक्ति है। तो ऐसा भारत जैसा देश जो है आज दुनिया भर में नहीं है, और भारत का शक्ति जो अपनी एक प्राचीन संस्कृति है, भारत का जो ज्ञान है, वो हमारी शक्ति है। भारत का जो आध्यात्मिक शक्ति है, भारत का जो एक प्राचीन सभ्यता है, वो हमारी शक्ति है, जिस शक्ति की जरूरत आज दुनिया भर में हर एक देश और दुनिया को महसूस कर रहा है। जो आगे चल के दुनिया का जो शीर्ष नेतृत्व होगा, वो आध्यात्मिक ज्ञान और जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसका जो उद्देश्य और जो उपदेश है, उसी से ही एक विश्व शांति बनेगा। भारत जो है
वो देश है जिन्होंने सारी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश दिया है कि जो सारी मानव जाति जो है वो उस प्रकार से एक मानवता जो है वो किस प्रकार से आगे चल के मानवता के ही अंदर से सारी चीज ये सृष्टि का जो उन्नति होता है। तो उसी भारत की महानता, हमारी प्राचीन संस्कृति और जो महानता, जो शक्ति भारत देश में है, उसकी ही प्रशंसा करते हुए एक बहुत मशहूर सेइंग है, कहा हुआ बात है कि रोम, ईरान और मिस्र मिट गए जहां से, रोम, ईरान और मिस्र मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिट्टी हमारी, कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिट्टी हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। मतलब भारत देश के ऊपर में, भारत की संस्कृति के ऊपर में, सभ्यता के ऊपर में बहुत आक्रमण हुआ विदेशियों की ताकत से। सदियों, काफी सालों तक तो गुलाम रहा ये देश। फिर भी भारत की एक अपनी एक शक्ति है कि उस शक्ति के कारण, उस आध्यात्मिक शक्ति के कारण, उस प्राचीन संस्कृति के कारण जो है कोई भी दुश्मन इस देश को इधर उधर नहीं कर सका। कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिट्टी हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो उसी भारत का जो एक मैसेज है, जो उपदेश सारी दुनिया को है, एक भारत जो है जगत गुरु बनने की तरह हम लोग चल रहे हैं। आजादी की अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे देश के महान यशस्वी जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जिस तरह से आज देश को नेतृत्व दे रहा है, वो हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति, हमारी भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसका उजागर करके देश के सामने फिर से भारत को एक विश्व गुरु के पटल पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत का अपनी संस्कृति, अपनी इतिहास और अपनी गौरव का उजागरण हो रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री के तरफ से, और जिस प्रकार से देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, वो हमारे अपनी संस्कृति और इतिहास को दुनिया के सामने रखने का, और जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट तो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ में एक देश या एक दुनिया को अगर हमने एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छा परिवार की तरह रहना है, तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति, मानवता का जो उपदेश है, मानवता का जो प्रेम और भाईचारा का जो संदेश है, वो हमारी मिट्टी, हमारे राष्ट्र भारत से सारी दुनिया को गया हुआ है। हमारे सनातन धर्म जैसे हिंदू धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, उसका जो टीचिंग है वो जो है आज विश्व भर में प्रख्यात है। आज दुनिया के सभी लोग जो है हमारे देश की जो टीचिंग्स है, हमारे अलग अलग धर्मों की, चाहे हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, इन सभी बुद्धिस्ट या जो धर्म या संस्कृति का जो टीचिंग्स है, वो आज सारे दुनिया को प्रलोभन कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वही मार्ग है भाईचारा का, कंपैशन, करुणा, मैत्री, जो संदेश जो हमारे देश की इस मातृभूमि से दुनिया भर में फैला है। तो वही आज 21वीं सदी में आगे चलकर इन्हीं जो है हमारे देश के जो महान ग्रंथों में, जो महान गुरुओं ने दुनिया को जो शिक्षा दिया है, आगे चलकर यही चीज जो है सारे विश्व को एक परिवार, वसुदेव कुटुंबकम की, सारी विश्व की शांति और सारी विश्व की हैप्पीनेस, सबका जो उन्नति वो है, वो जो है कि एक मार्ग है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। अगर आप बौद्ध धर्म की देखेंगे तो जो बौद्ध धर्म है उसका जो टीचिंग्स है, करुणा और मैत्री और जो मेंटल डेवलपमेंट और हैप्पीनेस की तरह जो है, आखिर जो है हर आदमी, इंसान, चाहे वो संसार में कहीं भी देश का हो, किसी भी देश का हो, हर आदमी का एक मूल अपेक्षा होता है कि वो खुशी रहे, हैप्पीनेस, कि उसके जीवन में हैप्पीनेस रहे, उसके जीवन में समृद्धि आए, सुख और शांति आए। हर एक मानव जो इंसान जो है सुख और शांति चाहता है। तो उस सुख और शांति को किस प्रकार से हमें पाना है, उसका उपदेश बौद्ध धर्म,
हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और भी अनेक धर्मों में उसका उपदेश जो है दुनिया के सामने, उसका पूरा एक जो है, जो एक प्ररूप जो है, स्वरूप जो है हमारे देश की, जो हमारे धर्मों से मिलता है। तो आज हम लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारे देश जो आज का जो हम लोगों ने शीर्ष रखा है, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। तो हमारी अगर हम देखें तो हमारी जो संस्कृति है, भारत देश की संस्कृति, भारत देश का जो हमारा अपना सभ्यता है, जो हमारा महान गुरुओं ने जो ज्ञान हमें दिया है, तो वो उसी तरह ले जाता है कि मानवता का भलाई हो। और जो है हर एक देशवासियों, भारत जो एक ऐसा देश है जिसमें अनेकता में एकता है। हमारे अगर आप देखेंगे भारत का भूतल, भारत की अगर हम मानचित्र को देखेंगे तो हिमालय से लेके समुद्र तक जो है पूरा जो विशाल देश है, इसमें अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले रहते हैं, अनेक जो संस्कृति को मानने वाले रहते हैं, लेकिन ये सब जो है आपस में मिलजुल कर एक राष्ट्र भक्ति और एक राष्ट्र की जो हमें मनोबल है, एक राष्ट्र प्रेम को लेके हम जीते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, मानवता, मानव एकता जो है, और भारत का जो अखंडता और एकता, ये सब जो है हमारे अपने राष्ट्र प्रेम। इसलिए राष्ट्र प्रथम का जो स्लोगन है, वंदे मातरम का जो स्लोगन है, वो हमारे देश को आकर्षित करता है कि हम भारत देश के कहीं भी जगह से हो, चाहे वो हिमालय क्षेत्र से हो या समुद्र के साउथ से हो या इधर दक्षिण से हो, तो हमारा देश जो है, आप सभी को मालूम है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए किस प्रकार से कठोर परिश्रम किया है। और आज हम सबको गर्व है कि आज के इस कार्यक्रम में भी, शुरू के कार्यक्रम में आप लोगों ने हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के महान पुरुषों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी रखा है। हमारा आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जनरल बिपिन रावत जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, हमारे देश के चीफ डिफेंस सर्विस का स्टाफ चीफ रहा, उनकी दुर्घटना हुआ। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से भी हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके साथ में और भी लोग जो देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए कार्य करते हुए शहीद हुए, हम सब उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। तो हमारे देश की रक्षा करने वाले जो हमारे फौज है, जो हमारे सेना में लोग हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे के हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, तो वो भी हमारा राष्ट्र प्रथम, ये सब हमारी अपनी देश के लिए जो कुर्बान देने के लिए हर क्षेत्र में तैयार रहते हैं, चाहे वो अपने बॉर्डर्स पर जो सेना है या जो अपने हमारे जो हर व्यक्ति जो इस देश के है, वो उस प्रकार से राष्ट्र प्रेम का एक भावना है। आज आजादी के 75 इयर्स होने जा रहा है, फिर भी जो है हम लोगों को भारत एक परिवार और विश्व एक घर और राष्ट्र प्रथम, इन चीजों पर लोगों के बीच में व्याख्या और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत जरूरी है। इसी से हमारा जो है एकता और अखंडता, भारत एक देश, एक विश्व गुरु के देश पे, विश्व गुरु के रूप में, और वसुदेव कुटुंबकम जो है वो उसी तरह रह जाता है। हमारी सारी धर्मों की जो शिक्षा है उसी तरह रह जाता है। तो आज जो भारत देश है, हिमालय क्षेत्र में जो हम लोग अभी जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो ये जो है हमारा इंडियन का जो नेशनल संघा बॉडी है नालंदा ट्रेडिशन को लेके। आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म जैसे विख्यात धर्म जो आज दुनिया भर में फैला है, उसका जो है भी जो मातृभूमि जहां से वो शुरू हुआ है वो पुण्य भूमि भारत है। भारत का देश से ही ये बौद्ध धर्म निकला और ये धर्म जो है सारी दुनिया में आज फैला हुआ है।
तो हिमालय क्षेत्र में जो हमारा बौद्ध धर्म है, सारे बौद्ध धर्म जो महायान ट्रेडिशन के हैं वो नालंदा ट्रेडिशन से है। लेकिन ये बौद्ध धर्म आज दुनिया के अलग अलग जगहों में तो फैल गया, लेकिन अपने ही देश जहां से इसका जन्म हुआ, जहां से यहाँ शुरू हुआ, वहां पर जो है इसका जो है असर जो है कमजोर हो रहा है। हिमालय क्षेत्र जो आपको मालूम है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे हिमालय क्षेत्र में जो है ये लोग जो है ज्यादातर लोग जो है महायान नालंदा ट्रेडिशन को, बुद्धिज्म को मानने वाले। बुद्धिज्म के सबसे बड़े धर्मदूत हिज होलीनेस परम पावन दलाई लामा जी ने आज जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का जो मैसेज है, शिक्षा है, उसको दुनिया के सामने रखा है। और आज बुद्धिज्म को एक साइंस के साथ में बुद्धिज्म एज ए वे ऑफ लिविंग, और जिस प्रकार से माइंड का डेवलपमेंट, साइकोलॉजी और बुद्धिज्म का ट्रेनिंग और जो प्रभाव दुनिया भर में हिज होलीनेस परम पावन दलाई लामा जी ने किया है, वो जो है बहुत अनमोल तरीके से उन्होंने किया है। और वही जो शिक्षा जो है हमारी देश की एक देन है दुनिया को, मानवता के लिए, कि ये वही शिक्षा है जो सारी दुनिया की मानवता को एक साथ रख के हैप्पीनेस और वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार का जो फीलिंग है, जो एक सद्भावना है, वो जो दे रहा है बौद्ध धर्म की तरफ से भी है। तो हिमालय क्षेत्र में जो नालंदा ट्रेडिशन हम लोग उसको डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे सीमाओं में जो अलग देश है, किस प्रकार से बाहर की ताकतें हमारे देश की एकता और अखंडता को भंग करने में, उसे नष्ट करके देश में लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करने के लिए किस प्रकार से बाहर की ताकतें काम कर रहा है। तो उस प्रकार से ये जो नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, नालंदा जो नैरेटिव है कि ये हमारे ही देश की यहाँ से दुनिया में फैला है। तो ये जो बुद्धिज्म जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है इंडियन का जो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है, नालंदा नैरेटिव है, उसको डेवलप करके ये पहला राष्ट्रीय नेशनल बुद्धिस्ट संघ के तौर पे ये काम कर रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो उसी पर। और दूसरा जो है वो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है, वो भी जो है भारत का एक संस्था है जो आज विश्व भर में भारत का जो नेतृत्व बुद्धिज्म को लेके, क्योंकि उसमें भी बाहर की ताकतें कोशिश कर रहा है कि बुद्धिज्म जो है हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ फला फूला, तो उसी को बोलने के लिए कि भारत भूमि ही बौद्ध धर्म का भूमि है और यहीं से ही बौद्ध धर्म का उत्पन्न होकर सारे दुनिया में फैला है। तो उसी कार्य को करते हुए इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, जिससे भी मैं जुड़ा हूँ, जो हमारे देश के राष्ट्र के काम में है कि बौद्ध धर्म, क्योंकि काफी एशियाई को देश में देखेंगे आप कि बौद्ध धर्म देश बहुत से बाहर देश है जो बौद्ध धर्म से, तो यही हमारा बौद्ध धर्म भी हमारा एक देश का एक संदेश का दूत बन के दुनिया में भाईचारा, करुणा और मैत्री का जो सद्भावना और जो वही सब ह्यूमन वैल्यूज का जो प्रचार प्रसार हुआ है, वो उस प्रकार से बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म, सनातन धर्म से दुनिया भर में हुआ है। तो आज का जो ये कार्यक्रम आरजेएस और जो अन्य संस्थाओं ने आयोजन किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी बहुत प्रशंसा के पात्र है। इसमें हम बहुत धन्य है श्री उदय कुमार मन्ना जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आरजेएस के, उन्होंने हमें इस वेबिनार के द्वारा इस देश की अपनी जो संस्कृति और अपनी जो पहचान, आज राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, उस विषय पर आपके सामने मेरा जो बहुत थोड़ा विचार है उसको रखने के लिए मौका दिया। और भी हमारे साथ में और दूसरे जो वक्ता है डॉक्टर ए.के. मर्चेंट जी है, अभी जो है वो माथुर जी भी बोले और जो आचार्य प्रेम भाटिया जी भी बोलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार। और आज मुझे ये मौका देने के लिए मैं फिर से उदय कुमार मन्ना जी को धन्यवाद देता हूँ, आरजेएस और जो अनेक संस्था है, कि ये हमारा जो कोशिश जो है अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए
और सारे विश्व की शांति और भाईचारा के लिए एक बहुत ही अनमोल कदम है, बहुत ही एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रयास है। और मुझे बताया गया कि आरजेएस जो है इस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस प्रकार से वेबिनार का जो श्रृंखला सारे देश भर में चला के ये 35वां ऐसा वेबिनार है जो राष्ट्र को निर्माण करने में और राष्ट्र की एकता और अखंडता को आगे ले जाने में जो कार्य आप लोग कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और इसके बाद में चर्चा भी होगी तो उसमें कुछ बातें होंगे तो हम लोग जरूर उसको साथ में डिस्कस करके आपस में अपनी जो जानकारी है उसे शेयर करेंगे। खासकर जो हिमालयन रीजन जो है उसको लेके हमारे देश के अंदर में, चूंकि हम कहते हैं कि हम एक राष्ट्र प्रथम ये सारी चीजें हैं, लेकिन आज भी हम लोगों को नेशनल इंटीग्रेशन और जो एकता, राष्ट्र की एकता के लिए कार्य करने की जरूरत है। और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात और अनेक कार्यक्रमों से इस देश को और आगे ले जाने के लिए और 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आजादी के इस अमृत महोत्सव को इस देश के अपने हर एक देशवासियों को अपने देश के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम का जो बात है उसको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, वो हर इंसान के मन में आना चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मानव ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हमारा राष्ट्र जो है हमारे ही सिटीजन्स, हमारे ही राष्ट्र के लोगों से हमारा राष्ट्र बनेगा। और हमारे राष्ट्र को बनाने के लिए हमारे मानव जितने भी हमारे देश के वासी है वो जितना स्ट्रांग होंगे उतना हमारा राष्ट्र स्ट्रांग होगा। तो इसलिए जो मानव, अभी जो हमारे सर जी ने बोले थे कि मानव जो है, मानवता को अगर हम समझे तो उससे ही हमारा सारा काम हो जाता है। तो उसी दिशा पे हम लोग सभी काम कर रहे हैं। हम लोग जो भारतवासी, जो हमारा भारत देश जो विशाल देश है, तो हमें अपने भारत देश को पहचानने की भी जरूरत है। क्योंकि बहुत समय होता है कि हमारे हिमालय क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों का, या जो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल लोग हैं, वो लोगों को भारत की जो अन्य जो हमारे लोग हैं, भाई लोग, बहन लोग हैं, वो आपस में न मिलने के कारण से पहचान नहीं हो पाता है। ये सोचते हैं कि ये बाहर देश का है, चाइना का है, नेपाल का है। वो भी एक वसुधैव कुटुंबकम तो है, लेकिन फिर इन लोगों को एक फीलिंग होता है कि भाई हमारे ही देश में हमारी पहचान नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत जो है इतनी विशेष और विविधता है, अनेकता है, तो ये हमको पहचानने की जरूरत है। उसी से हमारे देश की तरक्की आएगी। क्योंकि हिमालय क्षेत्र के लोगों को लगेगा और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगेगा कि भाई हमको तो नेपाली बोल रहा है, हमको चीनी बोल रहा है। तो ये जो नॉर्थ इंडियन का जो हमारा देश है का पॉपुलेशन है, ये बहुत जरूरी है। जी जी, हमारी देश इतना विशाल है, हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जैसे लोग भी इस भारत देश का वासी। जी बिल्कुल, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो कहाँ नेपाल से आ गया, चाइना से आ गया, मंगोलिया से आ गया। मलिंग गोम्बू साहब बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया। पुष्कर बालाजी, हम लोग मतलब बहुत ही आह्लादित है, काफी खुश है डॉक्टर पुष्कर बाला कि मलिंग गोम्बू साहब ने जो बात बताई है उस चीज को हम लोगों को आचरण में लाने की जरूरत है, और कानून साथ में है। और बहुत ही अच्छा आपका उद्बोधन रहा है। हमारे आरजेएस एडवाइजर जो कि इंटरनेशनल कंज्यूमर लॉ के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी, कुछ आपसे। थैंक यू वेरी मच। जी सर। मन्ना जी, थैंक यू वेरी मच। जी मलिंग गोम्बो जी, हम तो मतलब अपने को रोक नहीं पाए, हमारा कैमरा काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम अपना शक्ल नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, बट बहुत जल्दी हम आपको एक दिन अपना शक्ल भी दिखाएंगे। आपने जो बात कहे, एक्चुअली दैट इज द मूल objective of this RJS society. You know, think positively, move in a national integrated manner. हम लोग सब सामान्य हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को जानना, उसको जागरूक करना और उसको उपयोग में लाना, ये हम लोगों का काम है और ये हम लोग का कर्तव्य भी है, ये हम लोग का फर्ज है, ये हम लोग को करना चाहिए। तो हम आपको बधाई देना चाहता हूँ। You know, I heard every word which you spoke, and you know, I've been very fortunate to move around the world.
where I have met all the leaders from the Buddhist community. And I was very fortunate to study in Banaras Hindu University, where there is a dedicated faculty on Indology, and they teach Buddhism. And lot of priests come from all over the world to learn in Banaras Hindu University about Buddhism. And you know the importance of Sarnath, I don't have to tell you that. And we were very blessed that Lord Buddha, our religious preacher, was born in our country. So I'm very happy, that you have brought back a lot of thoughts जो हम लोग को सबको सोचना चाहिए. ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मन्ना जी, इसको प्रचार कीजिए, इनको लोगों तक ले जाइए. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया में इस रिकॉर्डिंग के तहत आपने जो गंबो जी ने बताया है, ये हम लोगों को पहुंचाना अनिवार्य है. ये हम लोग को करना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए. धन्यवाद, आपने हमको समय दिया. अभी तो डॉक्टर ए.के. मर्चेंट साहब का है और आचार्य प्रेम भाटिया जी, आप बने रहिएगा. थैंक यू जी. डॉक्टर पुष्कर बाला जी आगे बढ़ाइए. जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर. आपने बहुत ही सुंदर तरीके से भारत की आध्यात्मिक शक्ति, विश्व की शांति की बात बताई और साथ ही वसुधैव कुटुंब की बात कही और बौद्ध धर्म, सनातन धर्म के बारे में बताई. सर बहुत बहुत सुंदर उद्बोधन के लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं अगले अपने अतिथि को आमंत्रित करती हूँ. डॉक्टर ए.के. मर्चेंट, वो टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन के महासचिव हैं. आप राष्ट्रीय ट्रस्टी सर्वोदय इंटरनेशनल ट्रस्ट के रूप में भी कार्य करते हैं. मित्रा फाउंडेशन एसोसिएट सेक्रेटरी ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन सेंटर के अध्यक्ष हैं और सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में विजिटिंग फैकल्टी हैं. वर्ष 2018 में आरजेएस फैमिली के राष्ट्रीय कार्यक्रम NDMC कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में अतिथि वक्ता के रूप में आपके विचार सुनने का हमें मौका मिल चुका है. तो सर, आप आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं. आप आज मंच पर सादर आमंत्रित हैं. जी, सर्वप्रथम मेरा सबको हृदय से नमस्कार. मैं सबको प्रणाम करता हूं और आरजीएस फैमिली का आभार करता हूं कि आप लोग ने इस सुंदर वेबिनार का आयोजन किया है आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य. और जो अभी हमारे वक्ता है सुन चुके हैं, जैसे हमारे डॉक्टर पुष्कर बाला जी, आप ये मंच संचालक के रूप में आप कार्यक्रम को ले जा रहे हैं. हमारे श्री उदय कुमार मन्ना जी जो संयोजक है और जिनके कहने पर मेरे को ये सौभाग्य मिल रहा है आज आपसे रूबरू होने का और कुछ अपने विचार साझा करने का. हमारे दीपचंद माथुर जी, आपने भी बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके पहले भी मैं कुछ अलग अलग राज्य से जो श्रद्धांजलि अर्पित के समय मित्रगण आरजेएस फैमिली के सदस्यगण ने अपनी बातें रखी, वो भी सुनने का मुझे मौका मिला. हमारे सुरजीत कोहली साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. तो साथीगण, फिर से मेरा हृदय से आप सबको प्रणाम. आज जब हम संयुक्त राष्ट्र के मानव एकता की चर्चा कर रहे हैं तो वास्तव में एक तो हम जरूर कहेंगे जय हिंद, जय भारत, और उसके साथ में जय जगत भी कहूंगा और वंदे मातरम भी कहूंगा, क्योंकि ये सब चीजों में मेरा विश्वास है और मैं अपने आप को एक विश्व के नागरिक के रूप में देखता हूं. हालांकि देश का नागरिक हूं, एक वफादार देश का नागरिक होने का भी हमारा हर रोज का संघर्ष और प्रयास और सेवा के क्षेत्र में जो भी हम देश के उज्जवल भविष्य के लिए कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए. करता भी रहा हूं जितने हद तक संभव रहा है. लेकिन जब हम विश्व एकता, मानव एकता की हम बात करते हैं तो जो बात हमें हमारे एडवोकेट मेलिंग गोम्बू साहब ने अभी बताया, इसके अलावा और भी कई पहलू हैं जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित करना मैं समझता हूं अत्यंत आवश्यक है. सबसे पहला तो हर मनुष्य को सत्य का खोज करना चाहिए. अगर आपको आपका मानव एकता में विश्वास है तो अवश्य ही आप सत्य के मार्ग पे चलना चाहेंगे.
तो आज की वास्तविकता क्या है, आज सत्य क्या है, हमारे जिस विश्व में हम जी रहे हैं उसकी वास्तविकता से भाई हमें उसको समझना और चुनौतियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो आज अगर हम विश्व पे अपनी निगाह डालते हैं तो अधिक से अधिक जो मानव है वो उनकी अपना जो जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय है रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार ये चीज में उनका चले जाता है। तो उनको बहुत कम समय मिलता है कि आप विश्व की वास्तविकता को समझने के लिए। जब संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस घोषित किया है तो इसमें जरूर कुछ न कुछ बहुत महत्वपूर्ण एक गंभीर और विषय है। तो सबसे पहले तो हर मानव का ये अधिकार बनता है और ये कर्तव्य है कि वो सत्य का खोज करें। और जब वो सत्य का खोज करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, हम सारी मानव जाति के सृजेता एक शक्ति है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। कभी कभी हमारे सर्वधर्म मंच से लोग कहते हैं कि अल्लाह और भगवान और गॉड और ईश्वर और ये सब एक नहीं है। लेकिन आप जल का उदाहरण लीजिए, चाहे उसको पानी कहिए, जल कहिए, ऑब कहिए, वाटर कहिए, लेकिन वो यही चीज है जो आपकी तृष्णा बुझा सकती है। तो इसको भी लेके हम देखते हैं कि विवाद के कितने सारे प्रश्न उभर कर आ जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर मानव एकता में हम विश्वास करते हैं और मानव जाति का उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं तो हमारे पास साधन क्या है? एक साधन है धर्म की शिक्षाएं और दूसरा साधन है विज्ञान। विज्ञान के माध्यम से हमें टेक्नोलॉजी प्राप्त हुआ है, धर्म की शिक्षाओं से माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी मनुष्य की वास्तविकता क्या है, उनका स्वरूप आध्यात्मिक है। जो हमारे में आध्यात्मिक गुण हमारे परमपिता परमेश्वर ने समाया है उसको हमें प्रकाशित करना है। जीवन का एक उद्देश्य तो यही है। अगर ये आध्यात्मिक गुण आप छिपा के रखेंगे, अंधकार में रहेंगे, तो फिर आपका मानव होने का अस्तित्व ही आपने ठुकरा दिया। आज आप देखिए हमारे समाज में इतनी हिंसा का कारण क्या है, इतना ज्यादा जो विरोधाभास परिस्थिति का कारण क्या है, इतना ज्यादा जो ऐसी परिस्थितियां हैं जब हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अपने आप को मानव कहने के लायक ही नहीं रहे, हम ऐसी हिंसा के हरकतें करते हैं। आप देखिए परमात्मा ने स्त्री और पुरुष का उत्पन्न किया है, लेकिन कैसा हम व्यवहार करते हैं, तो इसका कारण क्या है? आप इसको खोजिए। तो अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके के हमारे मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें बताई जाती है या मनोरंजन के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नकारात्मक चीजों को अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो क्या उसका बच्चों पे, युवाओं पे, किशोरों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? और फिर जो हरकतें वो करेंगे नेचुरली वो नकारात्मक होगा, वो हानिकार होगा, हिंसा की तरफ हमें ले जाएगा। और उसके विपरीत अगर आप सोच समझ के ऐसे कार्यक्रम की प्रस्तुति करें जिससे मानव के हृदय में जो पवित्र गुण है, जो आध्यात्मिक गुण है, उसको आप प्रकाशित करें, उसको प्रचलित करें, उसको ज्यादा प्राथमिकता दीजिए। क्योंकि हर माता पिता का यह दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को शुरू से ही वैसे संस्कार दे कि वो कभी ऐसे नकारात्मक हरकत करने का सोचे ही नहीं। आज आप देखिए हमारे शिक्षा की जो प्रणाली, पिछले साल जुलाई में सरकार की तरफ से एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। मैंने इसका काफी अध्ययन भी किया है, उस पर मैंने आलेख भी छापे हैं मेरे, कि उसमें क्या क्या बताया है। हमारी जो देश की संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, उसको उन्होंने किस तरीके से प्रस्तुत किया है। अब इसको हमें सकारात्मक रूप से लाना है तो हमारे जितने भी विद्यालय हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं, वहां पर इन चीजों को हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हमारे शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाने का है या एक बड़े ऊंचे पद पे पहुंचने का है तो फिर ये शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो फिर हम भूल जाते हैं
कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, या मौलाना आजाद ने क्या कहा जो एक एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो ये चीजों को हमें याद रखना है। अगर हम सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रहेंगे, मानव एकता और वसुधैव कुटुंबकम और समस्त विश्व के साथ हमारा प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, तो वो शब्दों तक ही सीमित रह जाएंगे। तो अगर विज्ञान, आज देखिए विज्ञान की तरफ से हम इस स्वर्ग, इस धरती को स्वर्ग बना सकते थे। विज्ञान के माध्यम से हम हथियार बनाने की जगह हम ऐसे ऐसे नए नए आविष्कार कर सकते थे जिससे हर मानव, 7 अरब से भी अधिक मानव जनसंख्या इस धरती पे आज जी रहे हैं। लेकिन अधिक से अधिक मानव की जिंदगी में झांक के देखिए किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। इतना संघर्ष कि अपने रोज का रोटी कपड़ा मकान के लिए ही उनका पूरा जीवन उसको बिता देते हैं। तो इसके पीछे क्यों ऐसा है? और धर्म के शिक्षाओं के माध्यम से अगर हमारे में रूढ़िवाद, पक्षपात और पूर्वाग्रह आ जाएं, तो फिर वो धर्म तो रहेगा ही नहीं। और हमें भारत में सिखाया गया, हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद से लेके आज जो सनातन धर्म के नाम पे जो हम सब धर्म के एक अनुयायी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या सीख हमें प्राप्त हुआ है कि क्यों हम एक दूसरे के साथ मैत्री भाव, भाईचारा, प्रेम पूर्वक व्यवहार क्यों नहीं कर पाते? एक तरफ तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही देश में, जैसे दूसरे देश में नस्ल के नाम पे नस्लवाद, यहां पर जातिवाद क्यों है? फिर जब हम कहते हैं कि हम समस्त मानव जाति एक परिवार के सदस्य हैं, एक कुटुंब है, लेकिन वास्तविकता क्या है? स्त्री और पुरुष की जो समानता की बात है, जो आदर के साथ हर पुरुष को, हर लड़के को अपने लड़कियों या महिलाओं के साथ जो व्यवहार करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? ये सारे प्रश्न हमारे सामने उभर कर आते हैं। तब जाके हमें पता चलेगा कि मानव एकता का दिवस सिर्फ एक दिवस के लिए नहीं है, वो हर दिवस के लिए हमें सोचना है। तो इस तरीके से और भी कई पहलू हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें और भी कई पहलू हैं जिसमें आपका ध्यान में आकर्षित करवाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हमें अपने पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने सतत विकास के लक्ष्य दिए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सारा जो एक दस्तावेज, ये जो एक अधिकार पत्र है, वो बहुत सोच समझकर पृथ्वी के सभी विद्वान, देश के नेतागण के साथ परामर्श करने के बाद ये तैयार किया गया है। और उसमें जो एक एक जो लक्ष्य है, 17 लक्ष्य है, 169 उद्देश्य है, 238 उसमें मूल्यांकन करने के लिए इंडिकेटर्स है। इस पर अगर हम थोड़ा भी विचार विमर्श करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज हमारी पृथ्वी का, हमारी धरती का, संसार का ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई। आज एक एक्चुअली इसमें और ज्यादा आप गहराई से जाएंगे तो हमारे जो नोबेल पुरस्कृत विद्वान जन हैं, वो लोग ने लिखा भी है कि हम सिर्फ 100 सेकंड, यानी मध्यम रात्रि का जो डूम्सडे क्लॉक है, उनके पास एक घड़ी है जिस घड़ी में वो बताते हैं कि पृथ्वी की जो हाल इतनी जो बेहाल हो गई है, इतने जो भयंकर और खतरनाक परिस्थिति में हम पहुंच गए हैं कि हम सिर्फ 100 सेकंड दूर हैं। 100 सेकंड अपने आप को भस्म करने के लिए सिर्फ 100 सेकंड का समय है हमारे पास। तो धर्म की दृष्टि से हमें सिखाया गया है कि जब भी मानव आध्यात्मिक पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, आध्यात्मिक पथ से भटक जाते हैं, तो क्या होता है? एक महाप्रलय। आज हम एक महाप्रलय के दिनों से गुजर रहे हैं। ये सारा जो कोविड का जो सिलसिला है, चल रहा है, इसके पीछे मानव ही तो इसके लिए जिम्मेवार है। किसी बाहर परमात्मा ने तो हमारे पे नहीं थोपा है। परमात्मा तो सदैव के लिए हमारा भला, हमारी अच्छाई, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमें शिक्षा दी है। लेकिन आज मनुष्य ने उन शिक्षाओं को दरकिनार कर दिया, ठुकरा दिया, और इसलिए हमारी दुर्दशा। कभी भी एक देश में अगर एकता का भाव नहीं है,
अखंडता, एकता और अखंडता की हम बात करते हैं, लेकिन अगर देश के ही अंदर अगर विरोधाभास परिस्थितियां होती हैं और हिंसा के घटनाएं होती हैं, तो इसका मतलब कुछ न कुछ कमी है। हमें बहुत ही गहराई से अपने अंतःकरण में झांक के हमें पूछना पड़ेगा ये प्रश्नों के उत्तर के लिए। आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें बहुत शक्ति है, लेकिन प्रार्थना के साथ सकारात्मक सेवा भी जरूरी है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम कैसे एक नया समाज, एक कैसे एक नई सभ्यता, अगर भारत को वास्तव में विश्व गुरु बनना है और समस्त सभी देशों को फिर से आध्यात्मिक दृष्टि से एक नेतृत्व करना है, तो ये प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त करना होगा। और हमें शुरू से ही हमारे बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा के लिए समय निकालना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे हमारे पास पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे जिनको वो सही संस्कार मिले। अगर हम बच्चों को टेलीविजन के स्क्रीन के पास छोड़ देते हैं या सोशल मीडिया पे छोड़ देते हैं या कुछ समाज में जो आवाजें उठाई जा रही है जिसमें ज्यादातर नकारात्मक आवाजें होती है, उस पे छोड़ देते हैं, तो क्या वो बच्चा, वो किशोर एक सज्जन पुरुष बन सकेगा? नहीं। तो एक तरफ तो हम नैतिक शिक्षाओं की चर्चा करते हैं, लेकिन कार्य के क्षेत्र में कर्मों की दृष्टि से हम कहाँ देखते हैं? तो इसलिए मैं बहाई समाज से भी जुड़ा हूं। आप लोटस टेम्पल भी कभी आके आपने देखा भी होगा कि सबसे प्रथम शिक्षा तो ये है कि हमारे सृजित करने वाली शक्ति वो एक है, परमपिता परमेश्वर। जो भी नाम से आप उनको याद करें, वो अगर आपका हृदय पवित्र है तो वो सही है, और वहां पर शांतिपूर्वक बैठ के सब प्रार्थना कर सकते हैं अपने अपने मान्यता के अनुसार। दूसरी बात यह है कि धर्म मानव जाति का एक है और प्रगतिशील है। हमारा जो टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये एक सर्वधर्म मंच है, जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर करण सिंह है। तो वो हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, स्कूल के बच्चों के साथ भी करते हैं, कॉलेज के छात्रों के साथ भी करते हैं, ताकि हमें पता चले कि मानव जाति का धर्म एक है और वो प्रगतिशील है। और अभी जितने भी महापुरुष इस देश में, वो लोग ने हमें यही सीख दिया है कि कोई भी धर्म एक दूसरे धर्म के साथ विरोधाभास और संघर्ष और हिंसा के पथ पे अगर चले जाता है, तो इसका मतलब दोनों धर्म गलत है। तो धर्म मानव जाति का एक है, क्योंकि उसके जो असल स्वरूप जो है, शिक्षाएं हैं, वो आध्यात्मिक है, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। सामाजिक शिक्षा समय के अनुसार अनुकूल है। हर धर्म का इतिहास भी है, और कोई भी धर्म एक दूसरे धर्म के साथ टकराव के लिए, और ये भारत में कुछ चीजें गलत भी हो रही है कि कुछ धर्म के लोग अपनी धर्म की संख्या बढ़ाने में लोगों को धर्म परिवर्तित करते हैं। इससे मैं सहमत नहीं। हर मानव का पूरा अधिकार है वो कौन से आध्यात्मिक पथ पे चलना चाहे। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सत्य का पथ अपनाएं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात, जब हम कहते हैं कि मानव एकता, मनुष्य मात्र की एकता की बात आती है, तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। 2 उदाहरण आपके साथ में रखना चाहता हूं। आप जब एक उद्यान में प्रवेश करते हैं, तो वहां पे हर तरह के पुष्प, हर तरह के रंग बिरंग खुशबू, लेकिन उस उद्यान में, उस बगीचे में, उसकी सुंदरता विविधता के वजह से। कोई एक पुष्प ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे से लंबा हूं, मेरी खुशबू और अच्छी है और तुम्हारा नहीं है। ऐसा नहीं करते हैं। वो एक दूसरे के कमियां को नहीं देखते हैं, लेकिन वो उस उद्यान की सुंदरता अपने ही अस्तित्व को प्रदान करके बढ़ाते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, आप अपने शरीर को देखिए। शरीर में अलग अलग इंद्रियां हैं, लेकिन अरबों की संख्या में कोशिकाएं हैं। हृदय की कोशिका अगर कहें कि मैं तो 24 घंटे काम करता हूं, चलो मैं कुछ समय के लिए विश्राम करूं, या आंख की कोशिका कहते हैं कि देखो ये सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिया है, और नाखून के उसको कोशिका को कहते तुम्हारा तो कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जरा भी एक सुई भूख लग जाता है तो पूरे शरीर को उसका एहसास होता है। तो आज अगर मानव जाति की तुलना हम इस शरीर के साथ करें, तो हमारे 7.5 अरब से भी अधिक जो जनसंख्या है, वो हर एक कोशिका का भी रोल अदा करता है। हर का एक अस्तित्व है,
तो इस पर भी हम विचार विमर्श करें तो हमारी जो विविधता है, कभी भी परमात्मा ने ये विविधता संघर्ष और हिंसा के लिए नहीं उत्पन्न किया है। ये भी सोचने की बात है। और बच्चों को हम जब देखते हैं खेलते, कोई बच्चा ये नहीं देखता है कि वो फलाना जात का है या फलाने नस्ल का है, या वो अमीर घर का है या गरीब घर का है। खेल कूद के मैदान में वो सब एक दूसरे का साथ बहुत ही मित्रता के भाव के साथ खेलते हैं। लेकिन हम बड़े जो लोग हैं उनको फिर उनके दिमाग में ठोस देते हैं कि हम ये जात के हैं और वो उस जात का है, और इस घर के हैं और वो उस घर का है, हम इस धर्म के हैं और वो उस धर्म के हैं। ये सब कौन करता है? तो हमारे शिक्षा में कभी भी हमारे जो महान शिक्षा के हस्तियों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हमें इस प्रकार के पक्षपात और पूर्वाग्रह को लाना चाहिए। तो ये दो उदाहरण हमारे सामने है। अगर मानव जाति की ये एकता, मनुष्य मात्र की एकता को हमें वास्तव में लाना है तो ये बहुत जरूरी है। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारी जो मूल या मुख्य समस्याएं हैं मानव जाति के सामने, एक तो जलवायु परिवर्तन को लेकर, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जस्टिस की बात आती है, और दूसरा है जो हमारे परमाणु हथियार और भयंकर से भयंकर हथियार बनाए जाते हैं, और हर नए हथियार की जो कीमत है पुराने जनरेशन के जो वेपन सिस्टम है उससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। अभी कल मैं पढ़ रहा था कि इस बार फिर से अमेरिका ने अपना जो डिफेंस बजट है वो पिछले साल से बढ़ा के $740 बिलियन कर दिया है। यानी जितना उनके डिफेंस डिपार्टमेंट ने प्रेसिडेंट को दस्तावेज देकर मांगा था उससे भी ज्यादा उनको दिया जा रहा है। अब ये $740 बिलियन, ये $740 बिलियन जो खर्चा करेंगे, नए नए वो हथियार का आविष्कार भी करेंगे। दूसरे देश भी ऐसा ही करते हैं। तो आप देखिए कि हमारी ये सीमित जो सामग्री है इस धरती की, ये कितना नष्ट हो रहा है। अगर ये बड़े बड़े ताकतें विश्व में शांति स्थापित करना चाहें तो उनके जो हर साल का जो मिलिट्री बजट होता है उसका 10 का 1 हिस्सा भी अगर लेते हैं तो बड़े आसानी से विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। लेकिन ऐसा करेंगे तो सारे जो हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसका दिवालिया हो जाएगा। तो वो सारा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये सारी बातें को बहुत साधारण रूप से अभी अगर आप लेते हैं आपको स्पष्ट रूप से समझ आएगा। मैं तो गहराई से जाता हूं कि इसमें क्यों, इसके पीछे कारण क्यों है, क्यों मानव एकता की और हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, कारण क्या है। फिर बहुत सारे देश की जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी नकारात्मक है, उसमें फूट है। उनका उद्देश्य समस्त मानव जाति की भलाई और कल्याण के लिए नहीं है। वो अपना एक राष्ट्रीय एजेंडा है उसको प्रचलित करना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत सारी बाधाएं उभर कर आ जाती है, और जो एक तरफ गरीबी है वो बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जो अमीरी है वो मुट्ठी भर लोग सारा कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी बातों को गहराई से समझना मैं समझता हूं अत्यंत आवश्यक है। तब जाके हमें पता चलेगा कि ये जो मानव एकता की हम बात कर रहे हैं, और हम जय हिंद जय जगत और जय जगत भी कहते हैं, जय हिंद जय भारत भी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है। तो इसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम है तो मैंने सोचा कि ये कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अगर हम गहराई से समझे तो एक तो बच्चों की नैतिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। किशोर किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए हमारे पास पाठ्यक्रम है जिससे उनको पता चलता है कि वो भी आज की वास्तविकता को समझे कि अगर हमारे समाज में हिंसा की घटना हो रही है उसके पीछे कारण क्या है। अगर बहुत अधिक से अधिक पर्यावरण की दृष्टि से भी दुष्ट परिणाम आ रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत इतनी असंतुलित हो गई है तो इसके पीछे कारण क्या है। और जब भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन मैं बहुत बारीकी से उनको सुनता हूं,
मन की बात में भी वो हमें बताते हैं कि हमारे देश को की अखंडता उसको मजबूत करना है और एक उज्जवल भारत का हमें निर्माण करना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ये सारी बातों को बहुत गहराई से हम लोग सुनते हैं और उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि जो नई योजना आप अगर हम देते हैं देश के लोगों के कल्याण के लिए, तो उस योजना में कितने हद तक सफलता हमें मिल सकती है। अगर इस योजना को सफल बनाना है तो यानी जितने भी पद अधिकारियां हैं वो भी ईमानदार हो तभी हो सकता है। अगर बीच में थोड़ा भी कोई भ्रष्ट आ जाए तो वो जो पूंजी है उस योजना को सफल बनाने के लिए वो कहीं और लुप्त हो जाए। तो ये सारी बातों को भी आप भुला नहीं सकते, क्योंकि हमारे 75 साल हो चुके हैं आजादी मिलने का। अब हम अंग्रेजों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि आपने जो दुष्कर्म किए हैं उसके वजह से हमारा देश पिछड़ा जा रहा है। तो बहुत सारे प्रश्न इसके तरीके से उभर कर आते हैं। फिर हमारे जो अध्ययन कक्षाएं हैं उसमें हम लोग ये दोनों चीज पर विचार विमर्श करते हैं कि विज्ञान का साधन, विज्ञान की शक्ति और धर्म की शक्ति, ये दोनों के सामंजस्य समावेश के आधार पर ही सभ्यता के विकास संभव है। और लास्ट में हर परिवार को हम प्रोत्साहित करते हैं कि हर आप परिवार में हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार सब लोग एकत्रित होकर प्रार्थनाएं करें। प्रार्थना के बाद उस सेवा भी हमें करना आवश्यक है। और फिर प्रार्थना और सेवा जब हम करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे स्वभाव में एक परिवर्तन होगा, हमारा सोच बदल जाएगा। हम कभी भी कोई नकारात्मक सोच नहीं आने देंगे। तो आदरणीय साथीगण, ये बातों को मैंने सोचा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तब जाके हम भारत समस्त देशों का आध्यात्मिक दृष्टि से नेतृत्व कर पाएगा। तो हमारे को बारी बारी से इन चीजों पे समीक्षा करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, तब जाके हम अपना ये प्रगति के राह पे हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। और ये सतत विकास का जो लक्ष्य है उसके लिए नीति आयोग की तरफ से हर 6 महीने में एक रिपोर्ट भी प्राप्त होता है कि हमारे देश के पर्यावरण की परिस्थिति क्या है, हमारे देश के आर्थिक परिस्थिति क्या है, जमीन के ऊपर जो हो रहा है क्या है, समुद्र के अंदर क्या हो रहा है, फिर पहाड़ों पे क्या हो रहा है। हमारे एडवोकेट गोम्बू साहब हिमालयन रीजन से आते हैं। आप जानते हैं कि हिमालय की दुर्दशा क्या हो रही है, कि आपको 4000 फीट के ऊपर ही अब दरख्त और पेड़ पौधे मिलेंगे। नीचे का जो हिस्सा है वो सब उन्होंने कृषि के लिए टेरेसेस बना दिए हैं। फिर हमारे जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी तरीके से हमारे जो रेगिस्तान के इलाके हैं, फिर हमारी जो उपजाऊ जो मिट्टी है, क्योंकि अन्न के उत्पादन के लिए अगर मिट्टी ही में उसमें वो फर्टिलाइजर्स क्वालिटीज खत्म हो जाती है, तो आप देखिए पिछले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कितने सुंदर तरीके से प्राकृतिक कृषि के संबंधित लोगों को संबोधित किया। इसके पहले 2 साल पहले उन्होंने सॉइल टेस्ट, सॉइल कार्ड, हमने अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस मनाया था, क्योंकि हम सब कुछ तो मिट्टी के ऊपर ही आधारित है। तो इन सारी जो बातें जो संयुक्त राष्ट्र ने भी पूरे विश्व के लोगों को दिया है, इसमें भी बहुत महत्व है। और इन चीजों पे अगर हम थोड़ा भी विचार विमर्श करें तब हमें पता चलेगा एक के बाद एक कि अगर हमें एक घोर परिवर्तन लाना है, एक महाकायकल्प लाना है, ताकि हमारा देश और उसके साथ साथ दूसरे देश भी एक उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़े, तब जाके हम कुछ ठोस सेवा कर पाएंगे। तो आरजीएस फैमिली को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे चर्चा के लिए तो हमारे पास और भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं अपने आप को यहीं पे अपने बात को रोकना चाहूंगा और जैसे हमारे गोम्बू साहब और भी हमारे वक्ता हैं उनको भी सुनना चाहूंगा, और शेष में थोड़ा समय होगा तो आपकी तरफ से कुछ प्रश्न होंगे तो उससे और भी हम विस्तार रूप से जानकारी बांट सकते हैं।
तो जी, जी, श्री जी। उदय मन्ना जी, प्रश्नोत्तर का आपको कार्यक्रम कोटि है सर। कोटि धन्यवाद। लेकिन अरे ये आप- जो वास्तविकताएं हैं, इस जी, वास्तविकता बिल्कुल को आप सामने रख के हम आगे बिल्कुल। बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर सर से प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है, प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम जी इसके बाद हाँ, है। मैं अंत तक रहूंगा। तो जी 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 अभी बहुत ही सुंदर व्याख्यान हम लोगों के आरजीएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। वैसे तो सर आप भी जुड़े हुए हैं, आप एनडीएमसी में आप हाँ हमारे जी, साथ मुझे शाखा याद है, मुझे याद है, इसलिए जब राष्ट्रीय आपने मुझे कार्यक्रम में। फोन किया जी। तो मैंने तुरंत और कहा कि आपका आरजेएस के मैगजीन में भी सर आपका आर्टिकल छपा हुआ है। आरजेएस की जो मैगजीन है वंदे मातरम, उसमें भी आपका एक आर्टिकल छपा हुआ है। और डॉक्टर पुष्कर बालाजी, अभी लेटेस्ट मेरा आर्टिकल यही था, द वसुधैव कुटुंबकम एंड द कुटुंबकम, चैलेंजेस जी। ऑफ अदरनेस। जी उसका जी भी जी ये बिल्कुल भी तो 2-3 जगह छपा है। जी। तो मैं इसको एक बार फिर एक्चुअली से हिंदी में भी भेजूंगा आपको। एक बार फिर से दिखा दीजिए सर। हाँ, देखिए ये यस यस आर्टिकल जी है वसुधैव कुटुंबकम जी। एंड द चैलेंज ऑफ अदरनेस। वेरी गुड, एक तरफ वेरी तो हम गुड। कहते हैं विश्व एक परिवार है, लेकिन दूसरी जी जी तरफ हम कहते हैं ये अपना वाले नहीं है, ये जी, दूसरा पराया है। तो ग्रुप में भेज देंगे सर इट्स अ लोग। वेरी प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट। इसमें जी जी व्हाई जी दिस बाइनरी, जी ये दुविधा, क्योंकि आज इफ यू स्टडी द राइटिंग्स ऑफ डेविड बॉम एंड पीटर सेनेज, वो लोग बताते हैं कि कैसे हमारी मानसिक, हमारा जो सोच है उसमें ही बहुत ज्यादा विभाजित हो गया है। जी। चलिए सर, प्रश्नोत्तरी में हम लोग लेंगे ओके, इसको। और वेलकम डॉक्टर जी, पुष्कर बालाजी कार्यक्रम को आगे बहुत बहुत बढ़ाइए। धन्यवाद। एक सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें, सर के साथ एक फोटो हो जाए। हमारे मुख्य अतिथि और सभी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, तो सभी से मेरा अनुरोध हुआ कि अपनी वीडियो को ऑन कर लें। और अध्यक्षीय संबोधन के बाद हम लोग प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलाएंगे। तो अपने अपने मन में, जिनके मन में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो वो तैयार रखें, ताकि ज्यादा वक्त न लगे, वो प्रश्न पूछते चलेंगे। तो थोड़ी देर 5 सेकंड के लिए अपनी वीडियो ऑन कर लें सभी लोग। आचार्य प्रेम भाटिया जी, आपका पीछे से लाइट आ रहा है, जिससे कि चेहरा वो हो रहा है। आपका पीछे से लाइट आने से आपका चेहरा, सर आप थोड़ा बेटर हुआ है। पीछे से लाइट आने से ना आपका चेहरा धुंधला हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और माइक सब लोग म्यूट रखिएगा, क्योंकि बहुत ही अध्यक्षीय संबोधन होने जा रहा है। सब लोग माइक, जो लोग, आप लोग अपना ऑन कर लीजिए वीडियो। वीडियो 5 सेकंड के लिए ऑन कर लीजिए। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है पुष्कर बालाजी। चलिए, थैंक यू। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, आपका म्यूट है माइक। कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी डॉक्टर पुष्कर बालाजी, डॉक्टर पुष्कर बालाजी, चलो डॉक्टर पुष्कर बालाजी, माइक आपका म्यूट है। शायद सुन नहीं पा रही ना। हाँ, अब ठीक हो गया सर, आपका ठीक हो गया सर। डॉक्टर पुष्कर बालाजी, प्लीज कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। और हाँ हाँ, अब ठीक हो गया आपका। अब माइक जी, सब लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि अब अध्यक्षीय संबोधन होने जा रहा है। बहुत ही सारगर्भित और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं। जी पुष्कर बालाजी, आगे बढ़े। जी सर, मैं आमंत्रित करती हूँ आरजेएस फैमिली से जुड़े अध्यक्षीय संबोधन के लिए और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता आचार्य प्रेम भाटिया जी, जो मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। लेखक प्रेम भाटिया जी योगी और कवि भी हैं और विश्व भारती योग संस्थान दिल्ली के संस्थापक निदेशक हैं। सकारात्मक भारत आंदोलन को आपका सहयोग और समर्थन मिलता रहा है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की आजादी की अमृत गाथा के सह आयोजक भी रह चुके हैं आप सादर आमंत्रित हैं सर अध्यक्षीय संबोधन के लिए। जी,
जी, शुक्रिया पुष्कर जी, मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी थोड़ा मैं सा सुन और रहा था। थोड़ा सा और ऊपर अपना ये लाइए सर, चेहरा नीचे रह रहा है आपका। अच्छा जी, अच्छा जी, एडजस्ट, यस, थोड़ा और ऊपर 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 आपका। ऐसा कर ले। हाँ, ठीक है, अब एग्जैक्ट एग्जैक्ट अब ठीक है सर, क्योंकि चलिए, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। ठीक है जी, जी, बढ़िया। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आरजेएस पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ। अपने प्रिय मित्र उदय कुमार मन्ना जी को बहुत बहुत, जो संयोजक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे जो दीप माथुर जी हैं, जो हमारे ऑब्जर्वर हैं आरजेएस फैमिली के, उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी वक्तव्य मैंने सुना। और दीदेवर जी, आपको भी प्रणाम हो, आपने भी बड़ी अच्छी बात कही, शरीर का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, और शरीर के जो अंग प्रत्यंग है कैसे एक दूसरे को सहयोगी होते हैं, उस पर अपने चर्चा की। और गोम्बू जी, जो हमारे माननीय गोम्बू जी, मलिंग गोम्बू जी, उन्होंने भी अपने प्राचीन भारत के बारे में काफी कुछ बताया, और उन्होंने बताया कि जब तक हम अपनी आत्मा के प्रभाव को नहीं महसूस करते, आध्यात्मिक, है ना, हमारी जो पद्धति है, जो हमारी आध्यात्मिक संपदा है, उससे हम वंचित रहते हैं और बच्चों को रखते हैं या दूसरों को रखते हैं, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा और कैसे हम एक हो पाएंगे। तो एवरी सोल इज डिवाइन। तो वो सोल क्या है, डिवाइननेस क्या है ना, उस पर थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। और उसके बाद उनके वक्तव्य को प्रोफेसर बी जॉन ने भी सराहा, बहुत अच्छे से आपने उनको और अच्छे से बताया। और लास्ट में हमारे जो अध्यक्ष थे, हमारे जो चीफ गेस्ट थे, डॉक्टर ए.के. मर्चेंट, उन्होंने तो पूरा ही काम पूरा कर दिया। मुझे लगता था कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर मर्चेंट, आपने बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी रखा है सारा बात, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने ध्यान दिलाया है। आम आदमी को बहुत जरूरी है इन बातों को ध्यान देना और सत्य के साथ में चलना। आपने जैसे बताया कि सत्य की खोज करना हर आदमी का एक बहुत पुनीत कर्तव्य है, एक पुनीत दायित्व है। सही को समझे, सही को जाने और सही से आगे बढ़े। तो आपने काफी सारे मुद्दों पर हमारा ध्यान दिलाया है, और मुझे लगता है कि आपका जो उद्बोधन है, बहुत सारे एक प्रेरणास्पद हम सबको मिला है। सभी नर नारी, सभी भारतवासी, क्या सभी नर नारी मानव मात्र के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा उद्बोधन था, जिसमें आपने ये भी बताया कि आप यदि शिक्षा में यदि ये बातें परोस नहीं पा रहे हैं, यदि शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, और शिक्षा का उद्देश्य यदि पैसा है और सुविधाएं हैं या मजेमारी है, तो वो बड़ा बन करके बच्चा कैसे अच्छा बच्चा बन सकता है। और विज्ञान और धर्म दोनों मिलकर जब तक नहीं चलेंगे, तब तक तो तबाही होनी निश्चित है। जैसे आपने बताया कि 100 सेकंड का समय है पूरी पूरी धरती को नष्ट होने के लिए। 100 सेकंड के अंदर पूरी धरती नष्ट हो सकती है, इतना हमने उन्नति कर ली है विज्ञान ने। लेकिन वही बात है कि यदि हमें ये नहीं पता कि ये है किसके लिए, ये धरती किसके लिए थी, ये मानव किसके लिए है, ये पूरी पूरी जो प्रकृति है ये किसके लिए बनी थी, इसके प्रयोजन को हम नहीं समझते हैं, तो नेचुरली हम उसका दुरुपयोग ही करेंगे। तो कई सारे राष्ट्र हो, भले कोई मानव हो या समाज हो या धर्म हो या जाति हो, जो इस बात को नहीं समझेगा वो हमेशा विनाश की ओर ही जाएगा। वो हमेशा दूसरों का भी कुछ भला ना करके उसका अपकार ही करेगा, उपकार बहुत दूर की बात रह जाएगी। इसलिए हम सबको सत्य पर चलना, सत्य को देखना, सत्य को समझना, ये बहुत ही जरूरी आपने पॉइंट दिया। और मैंने एक शेर लिखा था, आप यदि आज्ञा दे तो मैं सुना दूं, कि सत्य को विनम्रता से जान लो, सत्य को विनम्रता से जान लो, असत्य को दूर से पहचान लो। तो जब हम इस प्रकार से अपनी दृष्टि को पैदा रखेंगे, जब दृष्टि को बड़ा स्पष्ट रखेंगे, जब दृष्टि को बड़ा पॉइंट रखेंगे, जब दृष्टि में अपनी वो
एक सार्वभौमिकता आ जाएगी। जब हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम गलत को ना तो मान सकते हैं, ना गलत का समर्थन कर सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार की विद्या और जिस प्रकार का अध्यात्मवाद हमारे देश में जन्मा, उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, ऋषियों मुनियों की हम गाथा गाते हैं, सबको वसुदेव कुटुंबों की बातें बताते हैं, और अपने घर में ही यदि हमारा कार्यक्रम ठीक नहीं चल रहा तो हम कैसे कैसे विश्व को बताएंगे। तो मैं समझता हूँ आपकी बातें बड़ी अच्छी रही डॉक्टर बर्चेंट, कि आपने ये भी बताया कितना अच्छा कि इतने हथियार बढ़ते जा रहे हैं, उसका इतना सिस्टम, उसका इतना बजट बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए, यदि हथियार बढ़ जाएंगे तो किसके लिए बढ़ रहे हैं? उसको बेचने के लिए बढ़ रहे हैं, दूसरों को देने के लिए बढ़ रहे हैं। तो ये तो कोई मानवता तो नहीं है। मानव तो इससे एक नहीं होगा, मानव तो और खंडित होने वाला है। तो ये यदि हमें लगता है, यदि हम अपने भारत को परिवार के रूप में माने, तो क्या हम आपस में लड़ने के लिए हथियार यूज करेंगे, बनाएंगे? नहीं। और यदि हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं तो क्या उनके लिए हथियार यूज करेंगे? क्या अपने घर के अंदर अपने परिवार वालों के लिए हथियार यूज करते हैं हम? तो जब अपने घर में अपने परिवार के लिए हथियार यूज नहीं करते हैं, तो हम विश्व परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए हथियार यूज क्यों करते हैं? तो ये बहुत बड़ा हमारी नासमझियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक मानव की नासमझी का खामियाजा कितने सैनिकों को भुगतना पड़ता है राष्ट्र के नाम से, है ना? कितने दुर्दशा हो जाती है परिवारों की। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी ही दयनीय स्थिति है कि हम अपनी शिक्षा का बजट, अपने स्वास्थ्य रक्षा का बजट, अपनी और समझदारी के लिए बजट, अपनी और व्यवस्था के लिए बजट ना बढ़ा करके या उसको कम करते जा रहे हैं, और हथियारों के बजट और बाकी सब चीजों के बजट बढ़ते जा रहे हैं। ये अपने आप में एक अच्छी सूचना तो नहीं है, एक अच्छा तो सकारात्मक बात तो नहीं लगती है मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने थोड़े से शब्दों में कि मानव ने जब से मानव पैदा हुआ है तब से वो समानता ढूंढ रहा है। मानव के बीच में समानता ढूंढ रहा है, और मानव जब भी अपने को दूसरे से समान पाता है तो वो अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। मानव को जब भी किसी से समानता का भाव मिलता है तो वो भी सम्मानित महसूस करता है। तो मानव के बीच में समानता का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक मानव कुल एक कैसे हो पाएगा? ये मेरा प्रश्न आप सबके लिए है, इसको विचार कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गहन मुद्दा है कि मानव एक हो जाए, मानव एकता हो जाए। मानव में एकता किस आधार पर होगी? क्या ये शरीर के आधार पर होगी? क्या हम शरीर से एक जैसे दिखने लग जाएंगे तो हो जाएगी? क्या हम रंग एक जैसा हो जाएगा तो हो जाएगी? क्या हमारी शिक्षा एक जैसी हो जाएगी तो हो जाएंगे? क्या हमारा पद एक जैसा हो जाएगा तो हो जाएंगे? क्या हमारा धन एक जैसा हो जाएगा तो हो जाएगा? क्या हमारा बल एक जैसा हो जाएगा तो हो जाएगा? इससे नहीं होगा। शरीर के अंदर जितनी भी सिस्टम है या शरीर के लिए जो होने वाली चीजें हैं, उन पर मानव एकता नहीं हो सकेगी। मेरी भूख आपकी भूख से अलग होगी, मेरी रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट से अलग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर और शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी अलग हैं, अलग हो सकती है, लेकिन हमारा मन भेद ना हो, हमारा मन एक सा हो, हमारा लक्ष्य एक सा हो। और जहां तक शरीर का सवाल है, शरीर का रंग रूप बदलता है, अलग अलग होता है, लेकिन हर मानव का शरीर एक जैसा है। सबकी दो ही आंखें हैं, दो ही कान है, एक ही नाक है, एक ही मुंह है, दो ही हाथ है, दो ही पांव है। इसका मतलब है जैसा जिसका शरीर होता है वो एक ही जाति होती है। तो मैं समझता हूँ मानव जाति पैदाइशी ही एक है, पैदाइश से ही एक है, लेकिन हम भ्रमित अवस्था में सोचते हैं कि वो दूसरा है, अलग है, वो है। तो किसी रंग से अलग नहीं होता कोई, किसी देश से अलग नहीं होता कोई। ये है जय जगत। सारे जगत के मानव मात्र मेरे भाई बंधु हैं, मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं। यदि ये बात हम उनको भी समझा पाए तो उनको भी हम अपने से लगेंगे और ये सारा कार्यक्रम ठीक होने लगेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, यदि आप थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो शरीर के अंदर हो रही सभी क्रियाएं, शरीर के अंदर हो रहे सभी अंग प्रत्यंग सबके एक जैसे हैं। सबका हृदय धड़कता है, सबका शरीर के अंदर हृदय
जो रक्त है वो हृदय भिजवाता है। सबके अंदर पचाने का कार्यक्रम मोस्टली जो लीवर में ही होता है। सबका पेट एक जैसा ही है, सबकी आंखें एक जैसी हैं, सबका सारा सिस्टम एक जैसा ही है। तो जब शरीर एक जैसा है, शरीर के अंग प्रत्यंग एक जैसे हैं, उनका सब कार्य क्षेत्र एक जैसा है, तो फिर हम अलग कैसे हुए? तो ये निश्चित करता है कि मानव जाति एक है। ना तो कोई धर्म, ना कोई संप्रदाय, ना कोई जाति, ना कोई नस्ल, ना कोई रंग, किसी भी प्रकार का वो हमें अलग नहीं हो सकता। वो अलग हो सकता है लेकिन हम उससे अलग नहीं हैं, क्योंकि हम सोचने वाले हैं। जैसे बड़ा अच्छा बताया था प्रभु जी ने कि हम मानव का मतलब यही है कि मनन करने वाला, सोचने वाला। तो मानव यदि मनन करने वाला है तो ये सोचता क्यों नहीं है? हम इसे सोचने के लिए तैयार क्यों नहीं कर पा रहे कि भैया मैं एक जैसा हूं, जैसा मैं चाहता हूं वैसे दूसरे चाहते हैं। हर मानव का लक्ष्य एक है। हर मानव का लक्ष्य एक है। मैं लक्ष्य बताऊं, लक्ष्य है कि मानव सुखी होना चाहता है। हर मानव सुखी होना चाहता है और हर मानव कभी-कभी सुखी नहीं होना चाहता। हर मानव निरंतर सुखी होना चाहता है, हमेशा ही सुखी रहना चाहता है। जैसे हर मानव स्वस्थ रहना चाहता है शरीर से और हर मानव सुखी रहना चाहता है। अब ये यदि आधार लेंगे तो हम सब एक महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? और बहुत सुंदर, मैं पिछले 15 वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं मध्यस्थ दर्शन का। मध्यस्थ दर्शन ने यह बताया कि पूरे मानव का लक्ष्य एक है। सारे मानव का लक्ष्य एक ही है और लक्ष्य के अंदर पहली बात बताई कि समाधान। जैसे आपने बताया कि हर बच्चा जिज्ञासु होता है, हर बच्चा जानना चाहता है। तो बचपन में जो विचार, जो समझ बचपन में आ जानी चाहिए, वो हमें बुढ़ापे तक नहीं आती। तो हम कैसे मानव एक महसूस करेंगे? तो बचपन में देखेंगे कि हर बच्चा जिज्ञासु होता है, हर बच्चा जानना चाहता है, लेकिन उसको उसकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमारे पास कुछ होता नहीं है। तो जब बच्चा बोलता नहीं है तो उसे बुलाया जाता है, जब बोलने लग जाता है तो पूछने लग जाता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। तब हम तंग आ जाते हैं, बोले चुप बैठ, ज्यादा बातें नहीं करते, तो खा पी ऐश कर। तो उस बच्चे की जिज्ञासाएं मर जाती, उस बच्चे की जिज्ञासाएं कुंठित हो जाती। तो हर बच्चा जिज्ञासु है जन्म से। और दूसरी देखिए, हर बच्चा सत्य वक्ता है जन्म से। हर बच्चा सत्य ही बोलता है, झूठ तो वो बड़ों से सीखता है। झूठ उसको पता भी नहीं क्या होता है। वो तो जब मम्मी या पापा बड़ों को किसी को भी देखता है झूठ बोलते हुए, तब पता चलता है कि हाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बच्चा जिज्ञासु है, बच्चा सत्य वक्ता है और क्या है, बच्चा हमेशा सही कार्य व्यवहार करने वाला है। बच्चा किसी से बुरा व्यवहार नहीं करता है, करना भी नहीं चाहता है, वो सबको अपना ही समझता है। मैं तो ये सोचता हूँ कई बार हम किसी और चीज से न सीखें, अध्यात्म से नहीं सीख सकते, नहीं सीखें, नहीं समझें, कम से कम बच्चों से ही सीख लें। बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं सर, बच्चे बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हम उन्हें शरीर से छोटा समझ करके उनकी बात सुनते नहीं हैं। हम शरीर को ही बड़ा माने रहते हैं, अकल को बड़ा नहीं मानते, मूल्यों को बड़ा नहीं मान रहे, भाव को बड़ा नहीं मान रहे। बच्चा बिल्कुल निर्बाध होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर जहां जहां से वो कमियां, गलतियां, बुराइयां देखता है, उतनी उसके अंदर आने लगती हैं। तो आज नौजवान जितना बहका हुआ है, ये सिर्फ नौजवान की गलती नहीं है। मैं समझता हूँ ये हम बड़ों की गलती है। हम शिक्षा नहीं दे पाए ठीक से, शिक्षक की कमी है, हम उसमें पूरा नहीं कर पाए, हमारे आचरण में पूरा नहीं हो पाया। बच्चे हमें खुश नहीं देखते हैं, हमें यदि उदास देखते हैं, हमें यदि क्रोधित देखते हैं, हमें यदि काम, क्रोध, मोह, लोभ में जकड़ा देखते हैं, तो उनका भी हो जाना स्वाभाविक क्रिया है। यदि हम आपस में एक दूसरे के प्रति मन में इज्जत नहीं रखते हैं, तो उनका भी किसी के प्रति निरादर बन जाना बहुत ही स्वाभाविक है। तो पहला काम है समाधान होना, सत्य की खोज होना, सही करना, सही पकड़ना, सही समझना। तो समाधान में क्या कहा? जो जैसा है उसे वैसा ही समझना, ये है समझ। इस समझ से हम समाधान को प्राप्त करते हैं, सही समझ जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है, लक्ष्य में हम समृद्धि चाहते हैं, हम गरीब नहीं रहना चाहते। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में गरीबी नहीं चाहता है। तो सब क्या करते हैं? सब अमीर होने की कोशिश करते हैं। तो जब गरीब होते हैं तो उनको बहुत लगता है कि हम गरीब हैं,
लेकिन उनको लोलुपता किसकी होती है कि हम अमीर हो जाए। अमीर होके क्या होता है, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में फिर वो अच्छा कार्यक्रम नहीं हो पाता। तो हमें ये नहीं पता कि हमें अमीर होना है या गरीब होना है, हमें समृद्ध होना है। समृद्ध होने का मतलब है जितनी मेरी आवश्यकताएं हैं उससे ज्यादा मैं श्रम पूर्वक पैदा कर लूं, मेरी आवश्यकताओं से थोड़ा ज्यादा मैं इकट्ठा करूं, लेकिन सारा इकट्ठा करके मैं ही लूं, सारा इकट्ठा करके मैं ही भरूं जेब, सारी इकट्ठे करके मैं कुआं भरना है। यही मानसिकता है, यही समाधान का ना होना है, सही समझ का ना होना है। मैं अपने शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, ना कि अपने मन की इच्छाओं को इसमें पूरा करना है। मन की इच्छा तो हम समझ ही नहीं पाए। मन की इच्छा तो बड़ी स्पष्ट है। हम चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अरे भाई, कहाँ सबके बारे में सोच रहे हो? आप तो अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी कंपनी के बारे में सोच रहे हो, अपने व्यापार के बारे में सोच रहे हो, और शोषण पे शोषण करते जा रहे हैं हम। तो कैसे मानव मानव एक महसूस होंगे? कैसे मानव एक लगेगा? तो जैसे मुझे लगे कि यस, मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा मेरी नहीं है, तो मैं क्यों अर्जित करूं? मैं क्यों ना अपना समय, एनर्जी, ऊर्जा इस बात को सही समझाने के लिए लगा दूं कि देखो, यदि मैं अपने आप में स्वस्थ हूँ, मैं अपने आप में सेटल्ड हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, तो मैं दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये दूसरा काम होता है समृद्धि का। तीसरा है, हम सब डर में नहीं रहना चाहते। कोई भी मानव डर में नहीं रहना चाहता, हर आदमी अभय पूर्वक रहना चाहता है। ये तीसरा है कि हम समाज के अंदर अभय हो, किसी से कोई डर ना हो। सब अपनेपन तभी लग पाएगा जब हमें किसी से डर ना हो, भले वो धर्म विशेष हो, भले जाति विशेष हो, भले संप्रदाय विशेष हो, कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, बड़ा हो, छोटा हो, पैसे वाला हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि हमें डर नहीं लगता, यदि हमारा अभय हो जाते हैं कि नहीं, ये भी मेरा सुख के लिए है, मैं भी इसके सुख के लिए हूँ, ये भी मेरा शुभ चाहता है, मैं भी इसका शुभ चाहता हूँ, तो देखिए कहाँ डर रह जाएगा। तो सभी एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, किसी का डर नहीं लगेगा। और चौथी चीज है, संक्षिप्त में रख रहा हूं, कि जैसे आपने कहा कि पर्यावरण का ध्यान देना। इस धरती के ऊपर ये तीन अवस्थाएं हजारों लाखों साल पहले आ गई थी, मानव आने से पहले। उसको हम कहते हैं पदार्थ अवस्था, मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि इत्यादि, इसे कहे पदार्थ अवस्था। उसके बाद आई प्राण अवस्था, ये पेड़ पौधे बने, धीरे धीरे हजारों लाखों सालों के बाद पेड़ पौधे डेवलप हुए। पेड़ पौधों के बाद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बनते बनते जीव अवस्था बन गई, बड़े बड़े जीव जंतु बन गए। इसके बाद मानव का अवतरण हुआ है। तो ये सब प्रकृति के अंदर व्यवस्था के रूप में आए हैं, एक व्यवस्था को प्रमाणित कर रहे हैं। जब तक मानव नहीं था तब तक प्रकृति कितनी रिच थी, कितनी इसके अंदर वर्किंग थी, कितनी शानदार इसके अंदर कार्यक्रम था। और मानव आने के बाद जो अपने आप को सर्वोत्तम उन्नत योनि मानता है, और धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, उसके आने के बाद तहस नहस हो गया पूरी धरती का। धरती ने मानव को क्या नहीं दिया, पेड़ पौधों ने मानव को क्या नहीं दिया, जीव जंतु ने मानव को क्या नहीं दिया, और मानव ने इनको वापस में क्या दिया है। यदि ये इतना जिससे खाता है उसका भी उसकी थाली में छेद करेगा, तो ये मानव दूसरे आदमी को शोषण नहीं करेगा, तो मानव मानव की एकता कहाँ रह पाएगी। तो मैं समझता हूं कि सारा का सारा जो आधार है वो यहाँ है कि मानव जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। और यदि हमारी सोच तक, या हम इस मानव की सोच तक नहीं पहुंच पाते हैं एक बहुत वैज्ञानिक ढंग से, एक बहुत सही ढंग से, एक बहुत मैं समझता हूँ उचित ढंग से, तब तक हम उसे प्रेरित नहीं कर सकते। एक प्रेरणा का ढंग है शिक्षा, दूसरा प्रेरणा का ढंग है योर आचरण। आपका आचरण यदि सही नहीं है तो वो शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। मैंने लिखा था, बताया भी था उसमें शिविर में, कि उतना ही ज्ञान आप पचा पाए हैं, उतना ही ज्ञान आप पचा पाए हैं जिसे जितना उसे व्यवहार में ला पाए हैं। यदि शिक्षा हमारे व्यवहार में नहीं आ पाई, यदि धर्म हमारे व्यवहार में नहीं आ, तो वो जो शिक्षा है, वो जो धर्म है, वो जो संप्रदाय है, या जो अध्यात्मवाद है, वो किस काम का, यदि वो उसमें नहीं आ पाता तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये इस प्रकार से सकारात्मक जो कार्यक्रम होते हैं, इसमें बड़े बड़े विद्वान आते हैं,
वे अपनी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और काफी राज्य तक इसका कार्यक्रम बढ़ रहा है। मेरी ऐसी शुभकामना है कि 75वें आजादी के वर्ष तक ये कार्यक्रम और आगे फले फूले, हम और कुछ अच्छी चर्चा कर पाए और वाकई कुछ प्रगति हो पाए हमारे दैनिक जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे कर्म कांड में और हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उदय मन्ना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस योग्य समझते हैं हमें कि हम आए और कुछ बातचीत करें। मैं अभी भिवानी में था, मैंने कहा था कि मैं अभी भिवानी में हूँ और यहाँ पर महर्षि दयानंद विद्यालय है, यहाँ पर बच्चों से खूब अच्छी चर्चा हो रही है। मर्चेंट जी, कभी आप आइए यहाँ पर भी, देखिए क्या कमाल है और कैसा कार्यक्रम उनका रहता है और मेरे बच्चों से खूब अच्छी चर्चा हुई जी। एक समय मैं भिवानी जाता था कई वर्ष पहले, अभी आजकल थोड़ा कम हो गया है। कोई बात, भिवानी बहुत अच्छी जगह है। हाँ, जो काम में आप लगे हुए हो हरियाणा, ये बहुत सत्कार्य है, बहुत बढ़िया है। आप जहाँ पे भी होंगे कुछ अच्छा शुरू भी कर रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे। शिक्षा और पर्यावरण, ये दो विषय हैं मेरे सेवा के क्षेत्र में। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये कार्यक्रम तभी बन पाएगा जब हम उनकी सोच को टच कर पाएंगे, हाँ, सोच को छू पाएंगे, है ना, और सोच में जो सही है वो उसको दे पाएंगे। तो ये इस प्रकार से मुझे लगता है कि हम सब मिलजुल करके कुछ तो अच्छा कर जाएंगे। एक बड़ा अच्छा शेर है, किसका लिखा हुआ है मुझे पता नहीं, मैं पुराना सुनता आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बड़ा कहता है कि माना के कुल जहान को गुलजार ना कर सकें, माना के कुल जहान को गुलजार ना कर सकें, कुछ खार तो कम कर ही गए गुजरे जिधर से हम, कुछ खार तो कम कर ही गए, कुछ खार तो कम कर ही गए गुजरे जिधर से हम। तो कहीं ना कहीं जितना भी हो सकता है, जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा योगदान सही है ना। तो गिलहरी की पूंछ की तरह थोड़ा सा पानी कहीं पड़ जाए, थोड़ा सा कोई पौधा उग जाए, थोड़ा सा कुछ अच्छा आदमी बन जाए, कोई अच्छी सोच हो जाए, तो हम सबका यही मुझे लगता है कि लक्ष्य है। और हम सबको जोड़ने का श्रेय उदय जी को जाता है, उदय मन्ना जी को जाता है, माननीय दीप माथुर जी को जाता है, प्रोफेसर जॉन को जाता है। सारे मित्र मिलकर के लगे हुए हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जी हाँ, इसी कड़ी में 2 लाइन जोड़ देता हूँ। जब कोई फैसला कीजिए तो दिल से भी मशवरा कीजिए, वक्त का हार न मानिए, वक्त का सामना कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे मस्तिष्क और हृदय के बीच में कोई फासला न होना चाहिए। आज कई मानव में ये भी बहुत बड़ा फासला है। सुंदर, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। जब कोई फैसला कीजिए तो दिल से भी मशवरा कीजिए और वक्त का हार न मानिए, वक्त का सामना कीजिए। बस 2 लाइन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा और शेर, एक छोटा सा और शेर याद हो गया। शेर और शायरी में हाँ, एक छोटा सा शेर लास्ट में कहता है, पीठ को ठोके कोई या राह को रोके कोई, पीठ को ठोके कोई या राह को रोके कोई, देख दोनों है तेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। जी हाँ, देख दोनों है तेरी हिम्मत बढ़ाने, बहुत खूब, हिम्मत बढ़ाने की। बिल्कुल, हमने बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल नहीं हटना है। कोई पीठ को ठोकता है उसका धन्यवाद है, कोई राह को रोकता है उसका भी धन्यवाद है, हम आगे करके दिखाएंगे। इसी तरीके से हमारे बच्चे और किशोरों का हौसला अफजाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही तरीका है, यही तरीका है कि हमने हार नहीं मानेंगे, हम अपने लगे रहेंगे आखिरी दम तक, और हम जब तक चलेंगे कोई ना कोई और साथी आके मशाल पकड़ लेगा और आगे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से हमें प्रेरित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आचार्य प्रेम भाटिया जी। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, आप सबको प्रणाम। बहुत धन्यवाद इतनी अच्छे संबोधन के लिए। आपने मानव मनन करने वाला हो और सोच पैदा करने वाला हो ऐसी बात बताई कि मानव में मनभेद ना हो, मतभेद जरूर हो लेकिन मतभेद ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम आमंत्रित करेंगे जिनके मन में कोई प्रश्न हो वो प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे। बस 1-2 समय है क्योंकि 1 बजने जा रहा है, 12:30 बजे का समय था। लोग
हम लोग आगे, तो एक दो प्रश्न अगर हैं तो आप ले लीजिए। वैसे लगता तो है कि सारे प्रश्न के जवाब मिल गए हैं। लोगों ने अगर गंभीरता से सुना होगा तो हमें लगता है शेर व शायरी के साथ जो है ये मानव एकता कायम होने की कगार पर हम लोग पहुंचा रहे हैं। राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, वैसे भी हम लोगों के आचरण और जीवन वंदे मातरम से सभी जानते ही हैं। आरजेएस फैमिली में बातचीत होती है। दीप माथुर जी ने भी बताया कि वंदे मातरम से हम लोग फोन पे जब भी मिलते हैं और जय हिंद जय भारत करते हैं तो ये आचरण में है ही। और डॉक्टर ए.के. मर्चेंट साहब ने भी इस चीज को कहा, जय जगत तक पहुंचाया है। आज विश्व एकता दिवस साकार हो रहा है। लेकिन एनीवे, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। हमारे पैनलिस्ट अभी मौजूद हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नाम बताकर पूछिए और कहाँ से जुड़ी हैं वो बताइए। सर जमशेदपुर से ममता। सर हम एके सर और ये प्रेम भाटिया सर से बहुत अच्छा सीखने को मिला। हाँ कि ये हर में हमें भी लगता है कि होना चाहिए। जब हर एक बच्चा आइडियाज आएंगे और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तभी जाके हमारा देश खुशहाल होगा। सर हम एग्री करते हैं सर से। बहुत अच्छा सीखने को मिला। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। ठीक है, तो ठीक है उदय जी। तो और कोई नहीं है तो मेरे ख्याल से सबके प्रश्न मिल गए हैं और अब समापन किया जाए। और डॉक्टर पुष्कर बाला जी। जी जी। हाँ, तो बहुत ही अच्छा रहा ये प्रोग्राम। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ अगले हर रविवार आरजेएस वेबिनार की घोषणा कर देता हूं और सभी अतिथियों का धन्यवाद भी करता हूं। दीप चंद्र माथुर जी ने भी बहुत अच्छे से आरजेएस फैमिली को मार्गदर्शन दे रहे हैं। एक आरजेएस ऑब्जर्वर की तरह निगाह रखते हैं सभी लोगों पे। और प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा आरजेएस एडवाइजर भी आज जुड़े और उन्होंने भी संबोधन दिया। मलिंग गोम्बू साहब जी को उन्होंने पूरा सुना और हिमालयन संस्कृति और भारत की संस्कृति को लेकर मलिंग गोम्बू साहब ने को भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। और डॉक्टर ए.के. मर्चेंट साहब ने विस्तार से जो बताया है उस पर हम लोग अमल करेंगे। ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो अब वैसे तो राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर हम लोग कर रहे हैं, वो जय जगत उन्होंने कहा तो विश्व एक घर के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग और भी ज्यादा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। और आचार्य प्रेम भाटिया जी का तो जवाब नहीं है। आरजेएस फैमिली से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं। अपने माता जी की स्मृति में उन्होंने ये राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। तो दीप माथुर जी आज के कार्यक्रम के सह आयोजक रहे हैं। दीप माथुर जी अगर जुड़े हुए हैं तो दीप माथुर सर को बुला लीजिए। दीप माथुर सर। जी 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 जी। तो हर रविवार आरजेएस वेबिनार काफी अच्छा हो रहा है। हमारे वक्ता भी यहाँ पर अच्छे आ रहे हैं और जो ये उद्बोधन है ये निश्चित रूप से आपको क्या लगता है कि आरजेएस फैमिली को कितनी दिशा मिल पा रही है और उसको कैसे हम लोग अमल करेंगे? जी, ये जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसके पीछे जो उदय मन्ना जी की सोच है वो बहुत ही ज्यादा सकारात्मक है और उनके जो ऊर्जा उनकी है वो ऊर्जा हम सभी को मिलती है। और हमें नए ढंग से इतने सारे अभी तक हम 35 वेबिनार आयोजित कर चुके हैं और एक से एक बढ़कर उनके टॉपिक रहे हैं। और उसमें जो हमारे स्पीकर्स रहे हैं वो बहुत अच्छे अपने आप में हर फील्ड में एक्सपर्ट्स थे और उनका अपने समाज में उनका अपना स्थान था। और ये बहुत ही एक उच्च कोटि की कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं और बड़े बड़े वेबिनार्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, कई जगह होते हैं। तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी टीमें काम करती हैं, उसमें पूरे के पूरे कई लोग कई दिन तक काम करते हैं जब जाके एक सेमिनार या वेबिनार आयोजित होती है। परंतु जिस प्रकार उदय कुमार मन्ना जी सप्ताह दर सप्ताह लगभग अकेले ही मतलब अपनी छोटी टीम के साथ जो काम कर रहे हैं और इतनी
अच्छी सुरुचिपूर्ण वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, वो अपने आप में ही मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और शायद मेरी जानकारी में तो ऐसा है नहीं कि इतने नियमित रूप से एक इतने छोटे समूह और एक व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हों। इन सब से हम सब बहुत अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। और अभी जो हमारे लगभग 40 वेबिनार और हैं अभी जो शेष बचे हैं, उसके लिए भी उनके दिमाग में रूपरेखा तैयार है और एक से एक बढ़कर बहुत अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन होगा। इसमें हम सब लोग बहुत लाभान्वित होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आरजेएस परिवार इसी प्रकार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता रहे और ईश्वर उदय कुमार मन्ना जी को और अधिक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करे ताकि वो हम सब का एक पॉजिटिव सोच प्रतिरूपित करने में आगे बढ़ते रहे। आप सभी में पुनः सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं, मॉडरेटर हैं डॉक्टर साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सारा सब कुछ कोऑर्डिनेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरोज बाला जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर टू एवरीवन, आवर ऑल स्पीकर्स एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच। हमें आशा है कि हम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे और आप सभी का हमें प्यार, स्नेह और सहयोग मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आरजेएस ऑब्जर्वर और आज के आजादी की अमृत गाथा के को ऑर्गेनाइजर दीप चंद्र माथुर जी से आप लोगों ने सुना। दीप चंद्र माथुर जी एमसीडी के पूर्व निदेशक रह चुके हैं और शुरू से ही मार्गदर्शन करते रहे हैं। डॉक्टर ए के मर्चेंट साहब और मलिंग गोम्बू साहब और आचार्य प्रेम भाटिया जी का तो बहुत ही आभार। डॉक्टर पुष्कर बाला जी आपका भी, आरजेएस सभी फैमिली का, जो लोग जुड़े और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम ये कार्यक्रम हो रही थी। और अगला कार्यक्रम जो है हर रविवार आरजेएस वेबिनार के अंतर्गत हम लोग अगले रविवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो हर रविवार है 26 दिसंबर को रविवार है, तो 26 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कंज्यूमर के बारे में, क्योंकि हर आदमी कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, इस महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग पहले भी मनाते रहे हैं और इस बार भी बहुत अच्छे पैमाने पे मनाएंगे। और उसके सह आयोजक डॉक्टर प्रोफेसर विजन मिश्रा जी हैं, जो कि इंटरनेशनल कंज्यूमर लॉ के एक्सपर्ट हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर हैं। तो हम सभी मिलेंगे अगले रविवार को, हर रविवार आरजेएस वेबिनार के अंतर्गत। अब यहां पर इस कार्यक्रम को सभी को धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, मैं राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।